हेलो। आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है। यदि खुलवाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भेजा गया ओटीपी बताएं। ओटीपी? बैंक तो ओटीपी नहीं मांगता। लगता है ये फ्रॉड है। जब भी आपको करे जो कोई परेशान, हो जाओ खबरदार होशियार। सोचो समझो और देखो हो क्या रहा है, कहीं बन न जाना इसका तुम शिकार। लग रहा है जो होता नहीं वो, हाँ लग रहा है जो होता नहीं वो, बज रहा है खतरे का ऐलान। गड़बड़ है, संभल के रहना और सचेत, ये तो गड़बड़ है। न आना बातों में किसी की तुम। सुन रहा है कोई चुपके से तुम्हें जो बोल तुम जरा वो सोच समझ के। फोन हो या हो कंप्यूटर की कोई भी एप्लीकेशन, डाउनलोड न करना खेल में। फ्रॉड भी हो सकता है, पढ़े लिखो को ठगता है, हाँ फंस न जाना इसके जाल में। गड़बड़ है, संभल के रहना और सचेत, ये तो गड़बड़ है। न आना बातों में किसी की तुम। गड़बड़ है, संभल के रहना और सचेत, ये तो गड़बड़ है। न आना बातों में किसी की तुम। यस। सो ये छोटे से सॉन्ग के साथ ये बेसिकली गड़बड़ हमारे साथ ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का ये हमने वेबिनार चालू करने वाले हैं। और जैसा कि मैं हर वेबिनार के पहले करती हूँ, आज तो हमारे साथ 2 लोग हैं जो हमें इस बारे में जानकारी देंगे। तो वो हमारे गुरु होने वाले हैं। तो सबसे पहले गुरु का वंदन करते हुए ही हम वेबिनार स्टार्ट करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले पायल जी को इनवाइट करना चाहूँगी। पायल जी, आप हमें अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़ सबसे पहले, और बताइए कि आप कैसे अनीता दिव्यांग कल्याण समिति से जुड़े और आज हमें क्या क्या सिखाना चाहते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू आकांक्षा जी। मेरा नाम पायल जैन है और मैं आईटी कंपनी में वर्क करती हूँ। और अनीता दिव्यांग कल्याण समिति से मैं ऐसे जुड़ी थी कि सबसे पहले मैं MPWAB जो इंदौर किला मैदान में संस्था है, वहाँ पे एक डोनेशन के पर्पज से गई थी। और वहाँ पे मैंने विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों से जब पूछा था कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बताया हम कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने बात ही बात में ऐसा लगा कि मैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड इनको हेल्प कर सकती हूँ। तब से जर्नी मेरी शुरू हुई थी 2016 से। और हर संडे जाके फिर मैंने वहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ाना चालू किया था। तब मुझे उन्हीं बच्चों ने अनीता मैडम का नंबर शेयर किया था। तब मैं फिर अनीता दिव्यांग कल्याण समिति की फाउंडर अनीता शर्मा मैडम से मिली थी और उन्होंने बताया था कि जैसे आप हमें मैथमेटिक्स के लिए हेल्प करते हैं, वैसे वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड ऑडियो बुक रिकॉर्ड करते हैं। और तब से लेके आज तक का ये सफर मेरा 10 साल का पूरा हो चुका है और ये सफर चलता रहेगा, क्योंकि एजुकेशन इज अवर मिशन और हम इसे आगे भी ग्रो करते रहेंगे। तो ये एक इस तरीके से मेरा जुड़ना हुआ था। थैंक यू पायल, थैंक यू। और बहुत ही आपकी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई नो, मैं आपको काफ़ी टाइम से जानती हूँ, पर
अभी हम अब आप हमें बताइए आपके राय कि क्या आप डिजिटल सेफ्टी के लिए आप क्या बताना चाहती हैं। हाँ राजपाल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, अभी मैं आपको म्यूट पे कर रही हूँ। मैम जी मनोज जी। Akansha, please give me 2 minutes. Okay? जी जी मनोज जी। गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। वैसे तो ये क्वालिटी बेस्ड एक हमारा वेबिनार है और जब भी क्वालिटी की बात होती है तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम ही होती है, तो ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है इन सब के लिए और मैं बहुत ही सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आज मेरी लाइफ के एक सबसे बढ़िया बेस्ट मोटिवेटर सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर आर.पी. सिंह सर हम लोगों के बीच में हैं। ये NIE PVD देहरादून के सीनियर प्रोफेसर रहे हैं और इनके आशीर्वाद से ना जाने कितने बच्चे आज बड़ी बड़ी जॉब्स में हैं, नौकरी में हैं, है ना। ये एक एफिशिएंट ब्रेल इंस्ट्रक्टर भी हैं, मोटिवेटर भी हैं, एजुकेटर भी हैं और टेक्नोलॉजी में भी धीरे धीरे काफी कुछ सर सीख रहे हैं। और इनकी सबसे अच्छी चीज जो मैंने इनसे सीखी है कि सर बच्चों से सीखना पसंद करते हैं। मतलब ये आज के समय में बहुत कम होता है, तो मैं सर को बस 2 मिनट के लिए, बिकॉज ही इज वेरी सीनियर एंड वेरी मोटिवेटिंग, तो मैं विद आपकी परमिशन से मैं सर को 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूंगा। 2-5 जैसे भी उनके आशीर्वचन वो हम सबको प्रदान करें। बाकी मैं इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी सफलता का श्रेय सर को दूंगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छा महसूस कराया हम लोगों के साथ। मेरी एक रिक्वेस्ट मात्र के सर एकदम पंक्चुअली आगे। सर यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर क्वालिटी बेस्ड वेबिनार। प्लीज आप हमें अपने आशीर्वचन से अनुग्रहित करें सर। Yes sir, thank you so much मनोज जी, thank you sir for joining. Please आप अनम्यूट करके। सर कैन यू हियर अस? हेलो वो म्यूट है शायद। मैम हम लोग कर सकते हैं क्या सर फोन में? नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ। सर हाँ हाँ ओके ओके ना I am with you. Good morning to अनिता शर्मा जी एंड मनोज जी यस और आपके सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज की सेमिनार साइबर सेफ्टी सबके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। क्योंकि ये आज का ज्वलंत टॉपिक है और हमें इंस्पायर करता है टॉपिक कि हर एक व्यक्ति को न केवल टेक्नोलॉजी को जानना ही चाहिए बल्कि हमें हैकर्स से भी बचना चाहिए। साइबर सेफ्टी आज के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे अकाउंट्स हैक हो जाते हैं। इसलिए सबके लिए इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। आपके पास बहुत सारे स्पैम कॉल्स आते हैं और वो स्पैम कॉलर्स हम लोगों को लूटने का ही काम करते हैं, तो हमें उनसे सावधान रहना है। और मेरा ख्याल है साइबर सेफ्टी टॉपिक आज के लिए बहुत ज़रूरी है और हमको अपने व्यवहार में, अपने जीवन में ऐसे टॉपिक्स हमें आगे के लिए सावधान रहने के लिए हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मोटिवेटर, इंस्पायरर मैं कम हूँ और मनोज राठौड़ जी मेरे मोटिवेटर ज़्यादा हैं। मैं कभी था, मैं रिटायर हो गया 7 साल पहले। आज के लिए मोटिवेटर अनीता जी हैं, अनीता शर्मा जी हैं, मनोज जी राठौड़ जी हैं और बाकी सारे आपके व्यूअर्स जो इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं। और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं पूरा सेमिनार आपका आज अटेंड करूंगा। थैंक्स अ लॉट। गुड, थैंक यू सो मच गो सर। अहेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी कल्याण बिल्कुल जी। कल्याण सर, गुड Yes. मॉर्निंग। सबसे पहले मैं हमारे आदरणीय हमारे जो मार्गदर्शक आचार्य श्री यादव साहब राजपाल सर हैं जो हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरे भी गुरु रहे हैं
एनआई बीच में जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, टीचर ट्रेनिंग, तो सर ने हमें भी अपना मार्गदर्शन प्रदान किया और सर के नेतृत्व में बहुत अच्छा हमारा सेशन रहा था ट्रेनिंग का। तो मैं सर का अपनी ओर से भी स्वागत करता हूं और इस वेबिनार में उपस्थित होने के लिए, हम सबको कृतार्थ करने के लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सर मैं कल्याण सिंह बात कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश से, सिंगरौली से। Yes, कल्याण सिंह, I know from Gwalior. yes sir. अरे वो very nice. I know. तो सर ये वेबिनार पे एक प्रकार से सफलता ये भी है कि आज हम लोग इतने हमारे मतलब 25 साल पुराने हमारे मार्गदर्शक जिनके हम बिछड़ गए थे, सर का नंबर नहीं था हमारे पास, बात नहीं हो पा रही है, तो सर को हम लाइव मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, तो इसके लिए थैंक यू कहूंगा अनीता मैडम का, अंकिता जी का, मनोज जी का, सबका, कि आपने इतना बढ़िया एक ये प्लेटफॉर्म तैयार करके और हम सबको मिलवाया। तो सफलता वेबिनार की जो है तो वो है ही है, हैकर से तो बचना ही बचना है, स्पैमर से बचना है, लेकिन सोशल मीडिया का एक फायदा ये भी है कि हम देश के कोने कोने में कहीं भी रहें, हिंदुस्तान में क्या बोले, वर्ल्ड में कहीं भी रहें, इसके माध्यम से जुड़ पा रहे हैं। वही हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है कि सर को आज हम लाइव सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, आपको यहाँ पे देख करके बहुत मजा आया सर। थैंक यू सर। आपको मजा इतना रहा है, शायद आपसे मुझे मजा रहा। 25 साल पहले जी सर, हमारे साथ जुड़े हुए थे, 1 साल रहे, 2 साल रहे, कितने साल रहे आप? सर 1 साल हम लोग लास्ट बैच था हमारा उस समय, जो एनआईबीएच का जो टीचर ट्रेनिंग का 2001 और 2 का जो बैच था। उसके बाद तो फिर आपने जो दूसरा वाला कोर्स 4 ईयर वाला चालू कर लिया था, तो हमारा लास्ट बैच ही था वो। तो मैं मनोज राठौर जी को अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगा कि आपने पुराने स्टूडेंट्स और ओल्ड गार्ड सबको एक प्लेटफॉर्म ला के रख दिया। और अनीता शर्मा जी ने एक टॉपिक डिवाइस किया हम सबके लिए। हालांकि मैं सेफ्टी वगैरह, साइबर सेफ्टी के ज्यादा टच में नहीं रहा हूं, पर मुझे लगता है कि आई विल लर्न अ लॉट टुडे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी अपना वेबिनार स्टार्ट करें, अच्छा है जो भी आप बताएंगे हम सबके लिए बहुत ही मतलब फ्रूटफुल होगा डेफिनेटली। वैसे हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं और शायद मतलब सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, हमारा बैंकिंग वगैरह सब कुछ लाइव रहता है, हर काम हम लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं आजकल, चाहे पेमेंट का मामला हो या हमारे कंपनी की बहुत सारी चीजें हैं जो ऑनलाइन रहती है। तो हैकर्स तो किसी भी रूप में हम लोगों को जो है फ्रॉड कर सकते हैं, हमारे साथ कहीं पर भी धोखा दे सकते हैं। तो जो भी आप बताएंगे वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम लोगों को जरूर लाभकारी होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो शुरू करें सर, जो भी है। मैं एक मिनट और लेता हूँ, बस ज्यादा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। सोशल मीडिया पर यूट्यूब पे एक अजीत अंजुम है। जी अजीत अंजुम बहुत ही सुलझे हुए बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, और उनको एक दिन में हैकर्स ने डिसीव किया और उनको 6 बार लूटा नेट के थ्रू, साइबर क्राइम के थ्रू 6 बार लूटा जी। और उनका ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ऐसा आदमी भी लूट सकता है, तो आम आदमी की क्या औकात। सर लुटने की जहाँ तक बात है तो मेरा अपना अनुभव है यहीं पर, जहाँ हमारे यहाँ एक डॉक्टर आरपी सिंह है, डॉक्टर राजू चौधरी, ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं। अब लोग यदि कहते हैं कि ब्लाइंड के साथ धोखा हो गया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, मतलब मैडम गायनिक है और अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर साहब ईएनटी स्पेशलिस्ट है, और हमारे पास ही रहते हैं, अगल बगल ही, मतलब यहाँ ज्यादा दूर नहीं है। उनके साथ मतलब रात में किसी ने कॉल किया कि भाई मुझे अपने बच्चे को दिखाना है ऐसा करके, और उन्होंने टाइमिंग वगैरह पर फिक्स किया। सब कुछ करने के बाद लास्ट में उनके अकाउंट से 4.5 लाख रुपए तुरंत को निकलवा दिए, लेकिन बाद में थोड़ा अलर्ट थे हम लोग, तो साइबर सेल से बात की जा करके तो उनका पैसा रिटर्न तो हो गया। लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम लोग ब्लाइंड है इसलिए हम लोग को बचना चाहिए। ये नॉर्मली सबके साथ ही आजकल हो रहा है, और ज्यादातर नॉर्मल के साथ हो रहा है, बहुत हो रहा है। कल्याण जी, अजीत अंजुम साइटेड व्यक्ति हैं और जी बहुत इंटेलिजेंट हैं। इनके साथ एक दिन में 6 बार ही हुआ है। बताइए, 6 बार होना बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बहुत बड़ी बात। 1.5 2 हजार करके बार मांगे, वो ट्रांसफर करते चले गए दोस्त के नाम से। जी और बाद में पता चला कि वो हैकर्स थे, वो डिसीवर्स थे। किसी का दोस्त का व्हाट्सएप नंबर उन्होंने हैक किया, उसी नंबर पे उन्होंने डिमांड की,
जी जी और उनको एक दिन में 11,000 का चूना लगा। बताइए, बहुत बड़ी बात वो है भाई। सर्किट व्यक्ति हैं और यूट्यूब चलाते हैं बरसों से। हम्म। तो उनके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। वंडरफुल। यस, तो कोशिश करते हैं आज के हमारे वेबिनार के बाद ये घटनाएं कम से कम हो, एटलीस्ट हम अवेयर रहें क्या हो सकता है हमारे साथ क्या नहीं। थैंक यू सो मच राजपाल जी, थैंक यू कल्याण जी, और मनोज जी सबसे पहले आपको थैंक यू कि इतने अच्छे से आपने सबको इंट्रोड्यूस कराया। तो पायल जी, मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी एक बार और। जी मैम, थैंक यू। यस। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ पायल जी बोलिए। जी, है ना। तो वॉइस फॉर ब्लाइंड के साइबर सेफ्टी वेबिनार में आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं पायल जैन आज के सेशन में आपके साथ हूँ। दोस्तों, आज के डिजिटल एज में हम सब ऑनलाइन ही, जैसे यूपीआई, व्हाट्सएप, नेट बैंकिंग, लेकिन जहाँ सुविधा है वही साइबर क्राइम का खतरा भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। फेक कॉल्स, ओटीपी फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट स्कैम, रोज नए तरीके से लोग ठगे जा रहे हैं। इसीलिए अवेयरनेस इज द बेस्ट प्रोटेक्शन, और इस उद्देश्य से आज का ये फ्री वेबिनार आयोजित किया गया है। आज मैं आपको साइबर सेफ्टी के बेसिक कंसेप्ट बताऊंगी ताकि सब रेडी हो जाए एडवांस डिस्कशन के लिए, क्योंकि आज हमारे साथ है मिस्टर मनोज राठौड़ सर, जो हमें बताएंगे प्रैक्टिकल टिप्स। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो मैं सबसे पहले मनोज सर के बारे में बताना चाह रही हूँ कि सर पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन रहती सीहोर एमपी में कार्यरत है। पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ साइबर सेफ्टी में भी उनकी विशेष रुचि रही है और यह उनके रिसर्च का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। मनोज सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अनीता दिव्यांग कल्याण समिति से आप कैसे जुड़े और इसकी जनवरी की शुरुआत आपकी कैसे हुई? थैंक यू वेरी मच मैडम। पहली चीज तो ये कि मैं कोई गेस्ट वेस्ट नहीं हूँ और मैं कोई सर नहीं हूँ। मैं हमेशा अपने आप को एक विद्यार्थी कहलाना पसंद करता हूँ। ये मेरी एक डिफरेंट हॉबी है। और दूसरी चीज मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रगल इज द की ऑफ सक्सेस। मेरा जो स्ट्रगल है, जब मैंने ग्रेजुएशन कर लिया था 2012 में, उसके बाद से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया था। और 2014 से मैं वॉइस फॉर ब्लाइंड ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, अनीता मैम से जुड़ा हुआ हूँ। और हमारा जो परिवार है, छोटा परिवार है लेकिन बहुत ही क्वालिटी बेस्ड परिवार है। और अनीता मैम के बारे में बस मैं हमेशा सब हर वेबिनार में कहता हूँ कि मैं अकेला ही चला था, राह गिरे मंजिल मगर मंजिलें मिलती गई और कारवां बनता गया। तो मैडम अकेले ही उन्होंने धीरे धीरे अपने वीडियोस बना के, अपने न्यूज रिकॉर्ड करके, आज भी वो करती रहती हैं। हालांकि अभी उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, मतलब अब उसको छोटा भी नहीं कहूंगा मैं, बहुत पेनफुल है, बट अभी भी वो हर वीक कुछ ना कुछ हम लोगों को रिकॉर्ड करके, जो भी पॉडकास्ट से जुड़े हुए हैं वो करती रहती है। तो मेरी सक्सेस में एक मेन पार्ट, जैसे मैंने आरती सर के बारे में बताया कि मैं उनसे हमेशा मोटिवेट होता हूँ, तो ऐसे ही मैं अनीता मैम से भी हमेशा मोटिवेट होता हूँ। और बस दुख की बात ये रहती है कि मैं इस परिवार के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाता हूँ। थोड़ा सा समय जब रहता है, जब भी कुछ होता है तो वही कर पाता हूँ। और सबसे ज्यादा मैं, क्योंकि मैं भी छोटों से सीखता हूँ, तो मैं अपने बच्चों का, जो मेरे बहुत प्यारे स्टूडेंट हैं पीजी वाले बच्चे, उन सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये भी हमारे फ्यूचरिस्टिक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अभी एक हमारी बच्ची पुलिस में भी सिलेक्ट हुई है। तो ये सारे बच्चे जो आज जुड़े हुए हैं, तो उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ कि ये बच्चे भी मेरी एक रिक्वेस्ट पे बिल्कुल हमेशा तैयार रहते, और आज भी एकदम संडे का दिन होने के बाद भी। और ये बच्चे 12-12 घंटे कोर्सेस लेके अलग अलग जगह से वो पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे समय दिया। तो सभी गेस्ट के साथ साथ इनका भी बहुत कार्यक्रम में स्वागत है। तो जहाँ तक मेरे जुड़ने की सवाल है, मैं 2015 से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैडम के साथ जो भी उनका मार्गदर्शन मिले इस ग्रुप के लिए, और इस ग्रुप के माध्यम से ऐसे युवा
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस कर रहे हैं, जो स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, उनको सफलता मिले। और बहुत सारों को मिली भी है, बहुत सारे आज अच्छी अच्छी जॉब में हैं। कल्याण सर है, पायल मैडम है, अनीता मैडम है, इसके अलावा डॉक्टर मनीष चौधरी सर है। ऐसे हम लोग कोशिश करते हैं, विकास है, कि हम लोग सबको जोड़ें। और हम ये है कि हमारे साथ लोग बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत क्वालिटी बेस्ड पर्सन हैं। तो ये एक छोटी सी मेरी जर्नी है और मैं हमेशा इस परिवार से जुड़ा रहना चाहूँगा। कैसी भी परिस्थितियाँ हो, जो भी हो, मैं हमेशा खुश महसूस करता हूँ अपने आप को, कि मैं भले ही एक ग्रुप से जुड़ा हूँ, संगठन से, लेकिन वो बहुत ही क्वालिटी बेस्ड है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि फिर हम लोगों को लेट भी होगा, आगे बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करनी है। जी मैम, थैंक यू सर, आपकी सारी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। तो हम इस वेबिनार की शुरुआत करते हैं, जागरूकता की शुरुआत करते हैं। ये वेबिनार सबके लिए है, साइबर सेफ्टी का पहला कदम, बेसिक कंसेप्ट के साथ। तो जैसे कई बार हमें फेक लिंक्स आती है, तो उसे हम कैसे, किस हद तक पहचान सकते हैं, कैसे सेफ रह सकते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन रीडर और 2-3 सेफ्टी हैबिट्स के साथ हम उस लिंक को चेक कर सकते हैं। जैसे उसमें कई बार जो फेक लिंक होती है उसमें हाइफन, डैश या एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स होते हैं, जबकि जो रियल होती है उसमें ऐसी कोई भी एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स नहीं होते। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के साथ कुछ क्वेश्चंस तैयार करे हैं, वो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मनोज सर एडवांस लेवल पे जो है वो अपना शेयर करेंगे। ठीक है मनोज सर? है ना? ठीक है। अब जैसा कि कंप्यूटर जो है उसे हम सिक्योर तो रखते हैं, वैसे ही हमें मोबाइल में भी कुछ ऑप्शंस जो है वो प्रिकॉशंस के लिए उनकी सेटिंग भी सही करना जरूरी होती। जैसे सेटिंग के अंदर कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं, गूगल प्ले प्रोटेक्ट एक ये ऑप्शन होता है जिसे हमें हमेशा ऑन रखना चाहिए, क्योंकि यह वार्निंग देता है कि अगर कोई ऐप हार्मफुल होगा तो उसके लिए अलर्ट देगा और उसे रिमूव करने का ऑप्शन देता है। तो इस वाले ऑप्शंस को हमेशा हमें ऑन रखना चाहिए। एक फीचर होता है अननोन एप्स इंस्टॉल करने का, जहाँ पे परमिशन मांगी जाती है कि उसे ऑफ रखना या ऑन। तो इसकी परमिशन हमेशा ऑफ रखनी चाहिए, क्योंकि जो भी अननोन या रिस्की ऐप होती है उसे वो इंस्टॉल नहीं करने देता है और हमारा फोन उससे ज्यादा सिक्योर रहता है। अगर यदि आप इस परमिशन को ऑफ कर देते, ऑन कर देते हैं, तो जो एपीके फाइल होती है, एक तो वो डाउनलोड हो जाती है, और जैसे कई बार देखते हैं कि हम कुछ वेबसाइट को ओपन किए और बैकग्राउंड में कई बार कुछ एड आते हैं जिसमें गेम्स भी आते हैं, तो वो भी बाय डिफॉल्ट ऐप में डाउनलोड हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए ये जो ऑप्शन होता है अननोन ऐप इंस्टॉल, इसकी परमिशन हमेशा ऑफ रखनी चाहिए। अब क्या है कि जैसे अभी कल्याण सर भी बता रहे थे कि फ्रॉड्स हो रहे हैं और ऐसे मैसेज आते हैं जो पता नहीं चलते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक फॉर्मेट के थ्रू तय के बताया गया है कि कई हद तक हम समझ सकते हैं कि ये मैसेज सही है या गलत। मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगी कि बैंक के कई बार मैसेजेस ऐसे आते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते कि ये सही है, मतलब फ्रॉड है, या गलत है, इसमें कुछ सही है कि नहीं। तो उसको हम 3 बेसिक कंसेप्ट से समझ सकते हैं कि सेंडर आईडी क्या है, मतलब हमें मैसेज सेंडर आईडी उसका क्या है। दूसरा, उसका मैसेज में जो फॉर्मेट है वो उसकी लैंग्वेज कैसी है, और तीसरा उसमें यूआरएल दे रखा है, यदि कोई लिंक दे रखी तो वो क्या है। तो मैं पहले एक एग्जांपल लेती हूँ, फिर उससे समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे HDFC बैंक एक मैसेज कर रहा है, तो उसका जो सेंडर आईडी है वो लिख रहा है VK HDFC BK, डियर कस्टमर 5000 डेबिटेड फ्रॉम अकाउंट नंबर ये, डेट, अवेलेबल बैलेंस, और इफ नॉट यू तो कॉल दिस नंबर। तो इसमें ऐसा है कि आपने जो एक्शन किए वो दिया गया है, आपका अकाउंट नंबर दे रखा है, अमाउंट दे रखा है और बैलेंस दे रखा है, और साथ में हेल्पलाइन दे रखी है। तो जो सही मैसेज होता है, जो एक्चुअल बैंक मैसेज करती है, उसका फॉर्मेट ऐसा होता है कि आपने जो एक्शन किया है वो, उसके बाद में अकाउंट नंबर और या फिर बैंक का इन्फो नंबर होता है। तो ये एक फॉर्मेट होता है रियल बैंक जो मैसेज करती है। इसमें जो सेंडर आईडी होता है वो हमेशा 6 कैरेक्टर का होता है। जैसे मैंने एग्जांपल में लिया था HDFC BK, जो कि ये 6 कैरेक्टर है। ये एक ट्राई
जो होता है मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम जो होता है उसमें रजिस्टर्ड होता है। दूसरा इसका जो फॉर्मेट है, इसमें कहीं पे भी यदि कोई लैंग्वेज में गलती हो रही है, ग्रामर मिस्टेक हो रही है, तो ये फेक मैसेज हो गया है। यदि कोई डराने धमकाने की बात हो रही है, जैसे योर अकाउंट विल बी ब्लॉक्ड इन 2 आवर्स, तो ऐसा बैंक कभी मैसेज नहीं करता है। आपसे ओटीपी या पिन मांगा जा रहा है तो बैंक कभी भी ओटीपी या पिन आपसे नहीं मांगता है। या मैं इसके लिए गोल्डन रूल ये भी बोल सकती हूँ कि बैंक का मैसेज हमेशा इन्फो देने के लिए होता है। स्कैम का जो मैसेज होता है वो हमेशा एक्शन करवाने के लिए होता है, जिसमें ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, क्लिक करो, रिप्लाई करो, कॉल करो। बस हमें ये याद रखना है कि यदि बैंक इन्फो देता है, एक्शन नहीं कराता है, आपसे यदि एक्शन कराने का काम करा जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्कैम है। उसके लिए आप सतर्क रहें, पहले समझे और उसके बाद क्लिक करें। तो यह एक मैसेज फेक है या रियल, उसको पहचानने का एक तरीका होता है। कई बार मैसेजेस आते हैं कि केवाईसी अपडेटेड से रिलेटेड मैसेज है, तो आप उस मैसेज पे क्यों जा रहे हो, उस लिंक पे क्यों जा रहे हो, आप क्रॉस चेक करिए। बैंक की जो ऑफिशियली वेबसाइट है या आपका जो बैंकिंग का ऐप है, वहां पे जाके लॉग इन करिए और वहां पे आपको अलर्ट या नोटिफिकेशन दिखेगा कि आपकी केवाईसी पेंडिंग है, या आपके पास समय है तो आप ब्रांच में जाके केवाईसी अपडेट भी करा सकते हैं। तो हमें ये ऐसे मैसेजेस की जो हेडिंग होती है, इसको पहले ध्यान से पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए कि उसकी लैंग्वेज क्या है। डराने धमकाने से रिलेटेड, ओटीपी मांगने से रिलेटेड है, तो उसे हम उस टाइम हमें सतर्क होना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि डाउनलोड न्यू बैंक ऐप फॉर सिक्योरिटी अपडेट, कई बार ऐसी भी मैसेजेस आती है, तो आप वो लिंक पे जाके क्लिक ना करिए। यदि आपकी बैंक का कोई ऐप नया है तो आप उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे जाइए और वहां से जाके आप अपना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। उस मैसेज को सही है या नहीं, वहां से ज्यादा बेहतर होगा कि हम उसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे चले जाइए। और एक और इम्पोर्टेंट जो मैं जनरली करती हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कि हमेशा हमें ईमेल आईडी 2 बना के रख लेनी चाहिए। एक ईमेल आईडी आपकी बैंकिंग के लिए हो जाती है, जिसमें आप बैंक अकाउंट, यूपीआई, फोन पे या गूगल पे से रिलेटेड आप उसके लिए एक ईमेल आईडी यूज कर लीजिए। दूसरी ईमेल आईडी आप पर्सनल के लिए यूज कर लीजिए, जहाँ पे आप सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या आपकी गेमिंग या ऐसी एप्स के लिए आप दूसरी कर लीजिए। तो इस तरीके से 2 ईमेल आईडी यदि मैनेज करते हैं तो पर्सनल और फाइनेंशियल एक्टिविटीज अलग अलग ट्रैक कर सकते हैं और आप सुरक्षित भी रहेंगे। दूसरा, आप अलर्ट और नोटिफिकेशन आप अपने मोबाइल में और ईमेल आईडी में हमेशा अलर्ट का जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन रखिए, ताकि कई बार छोटे छोटे हम ट्रांजेक्शन करते हैं बैंकिंग के, उसके मैसेज नहीं आते हैं, लेकिन आप यदि ईमेल आईडी और मोबाइल पे दोनों पे यदि ऑन रखेंगे तो आपको दोनों में से कहीं एक जगह तो जरूर अलर्ट मिलेगा। और ऐसा अकाउंट जो आप नहीं यूज करते, आपने पहले ओपन करा रखा था और अब वो नहीं काम में आ रहा है, तो वो सिक्योर भी नहीं रह सकता है। तो ऐसे अकाउंट को आप जरूर बंद करा दीजिए। और सबसे अच्छी सेफ बैंकिंग प्रैक्टिस के लिए आप आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट को ब्राउजर में बुकमार्क कर लीजिए या फेवरेट में जाके उसको सेव कर लीजिए, ताकि जरूरत पड़ने पर सिर्फ एक क्लिक पर वो वेबसाइट ओपन हो सके। दूसरा, पब्लिक प्लेस का जो वाईफाई होता है उसे बैंकिंग के लिए जरूर सेफ रख, मतलब वो यूज ना करें। और अगर जरूरी हो तो आप वीपीएन का इस्तेमाल करके बैंकिंग कर लीजिए। और सबसे लास्ट पॉइंट कि आप अपने डिवाइस में ओएस और बैंकिंग ऐप हमेशा टाइम टू टाइम जैसे अपडेट हो रहा है, आप उसे अपडेट जरूर रखिए। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस अपनाने से आप ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग से सुरक्षित रह सकते हैं। याद रखिए, सुरक्षा हमेशा छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है। इस प्रकार ये बेसिक कंसेप्ट हमारा यही एंड होता है। अब जब हमने बेसिक को थोड़ा समझ लिया है तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मनोज सर को कि वो हमें एडवांस इनसाइट और प्रैक्टिकल टिप्स बताए कि कैसे हम ऑनलाइन सेफ रह सकते हैं। मनोज सर, आपका अगेन स्वागत है इस वेबिनार में। थैंक यू मैडम, सच ए वंडरफुल थिंग्स आपने जो हमारे साथ शेयर की, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें एडवांस में आने से पहले 2-3 चीजें इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा कि हमारी सेटिंग में एक फोन में एक ऑप्शन होता है ऑटो रीस्टार्ट। क्या होता है कि अगर हमारा फोन 8 दिन या 15 दिन या 20 दिन में अगर हमारा फोन रीस्टार्ट हो रहा है तो ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लमेटिक
सिचुएशन है, क्योंकि क्या होता है, ये जो स्कैमर्स होते हैं और ये जो हैकर्स होते हैं, ये उस टाइम का यूज करते हैं इन एक्टिविटीज के लिए जब हम अपने फोन को यूज नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 6 बजे उठते हैं, उस बीच में हमारे फोन के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है हमें नहीं पता होता है। और बहुत सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो बैकग्राउंड में रन कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सा ऐप कितना डाटा खा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक डिजिटल वेलबींग एक अच्छा एक ऑप्शन है कि आप अगर उसको ऑन करते हैं तो उसमें ये आपका फोन हर हफ्ते खुद ब खुद बता देता है कि इस हफ्ते आपने अपना फोन कितने घंटे यूज किया और पिछले हफ्ते से कितने मिनट ज्यादा या कितने मिनट कम यूज किया, तो ये कर सकते हैं। और दूसरा, हम जो ऑटो रीस्टार्ट वाला ऑप्शन है उसको ऑन करें, जिसमें हफ्ते में 2 या 3 दिन हम ऐसे उसमें सेट कर दें कि उस ड्यूरेशन में हमारा फोन रीस्टार्ट हो जाएगा। रीस्टार्ट होने से क्या होता है कि जितनी भी कैश फाइल्स होती हैं या जितनी भी कैश मेमोरी होती है या जितनी भी फिशिंग एक्टिविटीज होती हैं जो प्लान्ड होती है, प्री प्लान्ड होती है, वो सारी खत्म हो जाती है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या ये जितने भी ब्राउजर हैं, ये रात को 12 बजे के आसपास एक बार रिफ्रेश होते हैं। रेलवे का जो सर्वर है वो भी रात को 12 बजे के आसपास एक बार रिफ्रेश होता है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आता हूँ कि आज का समय एआई का समय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी एक एडवांस चीज आई है, एआई में एक बहुत ही क्रांतिकारी एक अभी डेवलपमेंट हुई है इसी वीक। जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो एआई बनाया था उससे भी 100 गुना अधिक एक और एआई बन गया है। और वो एआई इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो बिना इंटरनेट के काम करेगा। और ये एआई होगा एक चिप के रोल में, और जो हमारे कंप्यूटर में अभी आप लोग देखते हैं हार्ड डिस्क होती है, जो आईसी चिप होती है, उस आईसी चिप की शक्ल में रहेगा। और ये विद इन सेकेंड 1000 करोड़ गणना कर सकता है, विद इन सेकेंड। मतलब जो अभी टेक्नोलॉजी है उससे 100 गुना ज्यादा। और ये इतना फास्ट है कि आगे आने वाले समय में आपके लैपटॉप, आपके टैबलेट्स, आपके पाम टैब, अभी पाम टैब तो बहुत अभी एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन कहीं कहीं वो आ भी गया है, वो इतने महंगे और इतने फास्ट हो जाएंगे कि बहुत सारी एक्टिविटीज तो हम उनपे देखेंगे। घर की साफ सफाई से लेके अभी भी चीजें आने लगी हैं। मैं खुद एक मशीन यूज करता हूँ जो ऑटोमेटिकली झाड़ू पोछा करती है। थोड़ा सा मैं इन चीजों का शौकीन हूँ, तो मैं कुछ ना कुछ देखता रहता हूँ, एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो इतनी एडवांस लेवल की चीजें भी हमारी लाइफ में आ गई, लेकिन सेफ्टी इसमें ये है कि वो बिना वाईफाई के भी चलता है। सबसे पहली चीज उसमें मैंने यही देखी कि वो ये वाईफाई से चलता तो नहीं है कहीं, वो वाईफाई से चलता है लेकिन उसको वाईफाई डिपेंडेंसी नहीं है, यानी वो एक प्रकार से ऑफलाइन ही काम करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे फोन की निगरानी अब एआई से हो रही है। हमारे माइक्रोफोन्स एआई से कनेक्टेड है, हमारे ब्राउजर एआई से कनेक्टेड है, हमारे जितने भी ऐप्स है सब एआई से कनेक्टेड है। इवन आप अगर किसी से बात कर रहे हैं कि यार मुझे तो रेमंड की शर्ट बहुत अच्छी लगती है, तो जैसे ही आप क्रोम ब्राउजर खोलेंगे या यूट्यूब खोलेंगे आपको सबसे ऊपर रेमंड का ही ऐप दिखेगा कि रेमंड की अभी सेल चल रही है या ये है वो है। अब सोचिए हम हम किसी से डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वो चीजें वो सुन ले रहा है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो चीजें कर दे रहा है। अब तीसरी एक मेन चीज पे आता हूँ जो कि हमारी सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। मैं सबको ये कहता हूँ क्योंकि मैं खुद अप्लाई करती हूँ। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही 2 ईमेल आईडी की, लेकिन मैं ये कहूँगा थोड़ा सा हमारे लिए कॉस्टली होगा, लेकिन हम एक मोबाइल नंबर ऐसा अलग रखें जो हमारे बैंकिंग के लिए यूज होता है। मैं 2 नंबर यूज करता हूँ, एक नंबर मैं बहुत कम लोगों को देता हूँ या बहुत कम लोगों के पास है कि जो केवल बैंकिंग के लिए है, उसमें और कोई एक्टिविटी ही नहीं होती, ना मैं उससे कोई मैसेज करता हूँ, ना उससे कोई कॉल करता हूँ, ना मैंने उसमें किसी ऐप को मैंने दे रखा है, परमिशन दे रखी है, ना उसमें मैंने माइक्रोफोन है, कुछ भी नहीं है। बट ये है कि एक अवेयरनेस का तरीका ये है कि
एक मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए जो आप बिल्कुल भी किसी प्रकार की उसमें परमिशन ना दे, लेकिन बस वो आपकी बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन है, क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा चैलेंज है आपके पैसे को सेव करना, क्योंकि सबसे ज्यादा अटैक ऐसा हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, अभी एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी है इस पे कि चाइना में बैठा हुआ एक स्कैमर, एक हैकर भारत के पता नहीं 1000 करोड़ रुपए विद इन सेकंड उड़ा लेता है। तो फ्यूचरिस्टिक थॉट पे वो मूवी बनी है, क्योंकि आगे आने वाले जो युद्ध होंगे, जो वॉर होंगे, वो कई लोग कहते हैं कि पानी का युद्ध होगा, कई लोग कहते हैं कि ड्रोन से युद्ध होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारी कोई भी चीजें काम नहीं आएगी। आगे जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो आकाश में लड़ी जाएगी, वो दिमाग से साइबर वॉर होगा आगे जाके। तो बहुत अलर्ट की हमें जरूरत है, खासकर एआई के लिए। हम एआई को अपनी सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, जैसे हम लोग रीडिंग के लिए यूज करते हैं, राइटिंग के लिए यूज करते हैं, रिसर्च के लिए यूज करते हैं, या अदर एक्टिविटीज के लिए, लोकेशन के लिए यूज करते हैं, या हम कहाँ हैं, हमारे आसपास क्या है, इसके लिए यूज करते हैं। लेकिन जो ये एआई डेवलप करने वाले हैं, ये हमसे एक छोटी सी परमिशन के रूप में एक प्रकार से हमारे प्रॉपर्टी राइट खरीद लेते हैं। मैं थोड़ा बड़े शब्द का यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये सच है, कड़वा है लेकिन ये सच है। और हम जाने अनजाने में उन लोगों का भी एक्सेस इन ऐप्स के थ्रू दे देते हैं जो हम पे भरोसा करके चलते हैं, चाहे वो हमारे कॉन्टेक्ट हैं, चाहे वो हमारे घर में रहने वाले सदस्य हैं, चाहे वो हमसे किसी भी प्रकार से फोन से या ईमेल से या इंस्टा से या एक्स से या फेसबुक से, व्हाट्सएप से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनको हम इनडायरेक्टली हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो ये डिजिटल क्राइम के उसमें आता है। फिर क्या होता है, धीरे 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 ये हमें आजकल ये डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, है ना, क्योंकि इस बारे में बहुत अवेयरनेस फैल गई है कि कोई भी एपीके इंस्टॉल नहीं करना है। तो ये क्या करते हैं, अब एपीके नहीं भेजेंगे आपको, ये आपको सीधा डॉक्यूमेंट भेजेंगे, उस पर लिखेंगे एसबीआई पासबुक। अब एसबीआई की पासबुक है तो कोई भी इंस्टॉल कर लेगा। फिर दूसरा डॉक्यूमेंट क्या लिखेंगे, पैन कार्ड अवेयरनेस डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड अवेयरनेस, या आपकी कोई पॉलिसी चल रही है तो सीधा आपकी पॉलिसी का, क्योंकि इनके पास तो सारा एक्सेस है, उस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंदर ये एक मालवेयर डाल देते हैं जो कि आपका फिशिंग अटैक करता है और आपकी सारी बैंकिंग जो जानकारी जो आपके फोन में है उसको ये चुरा लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी व्हाट्सएप सेटिंग में जाके ये एक मीडिया वाला एक ऑप्शन आता है, मीडिया एंड डाउनलोड, उसमें आपको सब बंद कर दीजिए। ऑटो डाउनलोड में जितने भी हैं वो आप बंद कर दीजिए। आपको जो डाउनलोड करना है वो आप खुद डाउनलोड कर लीजिए। आजकल तो डेटा इतना फास्ट है कि आप जैसे क्लिक करेंगे वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि कोई चीज आपने डाउनलोड की और आपका फोन स्लो हो रहा है, क्योंकि गलती सबसे हो सकती है, गलती मुझसे भी हो सकती है, पर उसकी पहचान कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए कोई चीज आपने डाउनलोड कर ली, आपका फोन तुरंत हीट कर रहा है या आपका फोन एकदम अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, या तो वो हैंग होगा या उसका नेटवर्क टोटली चला जाएगा या वो हीट करेगा, या वो जैसे हम लोगों के लिए क्या होता है, टॉक बैक बोलना ही बंद कर देता और बार बार स्क्रीन बार बार जैसे हिलाते ऐसे शेक करते हैं, ऐसे होने लगती है। तो उस कंडीशन में तुरंत फोन को रीस्टार्ट करें। आज के समय में फोन को मैं तो हर दिन में 2 या 3 बार मैं रीस्टार्ट करता हूँ अपने फोन को, हालांकि ऑटो रीस्टार्ट भी लगा रखा है। लेकिन आपको कभी भी अपना फोन एकदम अनयूजुअल एक्टिविटी जैसा महसूस हो, आप उसको बिल्कुल भी आप उसको इजी वे में मत लीजिए। आपको तुरंत अपने फोन को रीस्टार्ट करना है। और बाकी चीजें बताई भी है पायल मैडम ने कि अपने बैंकिंग जो आपकी जो होम ब्रांच है ना, आप ब्राउजर में उसको सेव करें ना करें, लेकिन आपकी जो होम ब्रांच है उसका जो ईमेल आईडी है, उसकी जो वेबसाइट है, उसको आप लेकर रखें और उसको तुरंत आप मेल करें। और इसके अलावा एप्स जो हैं वो बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है। तो जो भी एप्स एक्सेसिबल नहीं है आप उनको अपने फोन में व्यर्थ में ना रखें, क्योंकि इनकी कोई जरूरत नहीं। हमारे फोन में मैं खुद देखता हूँ कि हम मुश्किल से 5 या 6 ऐप्स को यूज करते हैं, लेकिन भरे पड़े रहते हैं 15-15, 20-20, 25-25, 30-30 ऐप्स। और वो क्या करते हैं, बैकग्राउंड में आपका डाटा भी खाते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन भी चुराते हैं। तीसरा, हम लोग क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी हमारे स्ट्रगलर्स हैं वो
जेमिनाई, एक एप्लीकेशन है जेमिनाई, उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चैट जीपीटी, डीप सीक, डीप चैट, एआई, एआई फॉर एजुकेटर्स या एआई रिसर्च, बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और इन्होंने क्या किया है कि जैसे आप अपने जियो का रिचार्ज कराते हैं, ये फ्री में दे देते हैं आपको। आपका जेमिनाई का प्रो वर्जन, प्राइम वर्जन, ये खुद ब खुद आपको दे देते हैं। बस माई जियो ऐप में जाके उसको एक्सप्लोर करना होता है और आपको थाली परोस के ये 1 TB का स्टोरेज भी दे देते हैं। अभी पहले तो हमको खरीदना पड़ रहा था, माइक्रोसॉफ्ट में तो आज भी खरीदना पड़ता है, लेकिन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं कि आप वेल मुझे मार, अपनी सारी फाइल्स मेरे अंदर स्टोर करो, अपने फोटोज, अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल्स। और हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं और फिर हमारे साथ धीरे 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 अनयूजुअल एक्टिविटीज होने लगती हैं। तो इन सब चीजों से हमें बचना है। कोई भी सेंसिटिव घर की सामग्री हो, घर की जानकारी हो, घर के फोटोज हो, परिवार के फोटोज हो, हमें बड़ा शौक होता है रील बना के डालने का, है ना। बड़ा शौक होता है कि हम 10 लोगों को बताएं कि आज हमने रक्षाबंधन कैसे मनाया, आज हमने ये कैसे किया। तो स्टेटस लगा दे, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो 24 घंटे रहता है, 24 घंटे के बाद हट जाता है। लेकिन जो स्टेटस का जो डाटा है उसको भी आप क्लियर कर दीजिए, क्योंकि वो हट तो गया है लेकिन वो बैकग्राउंड में वहीं पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं खुद आप लोगों को ये बोलूंगा, मैं किसी को मतलब नेगेटिव वे में नहीं ये करना चाहता कि आप सोशल मीडिया को यूज करना एकदम बंद कर दीजिए। लेकिन आप जिन भी लोगों को फॉलो कर रहे हैं, ये ध्यान रखिए कि वो ट्रस्टेबल हो, उनकी फोटो उसके साथ लगी हो और आप ही उन लोगों को फॉलो करें। उनको भी एक ट्रस्ट फील कराइए, आप भी ट्रस्ट फील कीजिए। अननोन कोई भी हो, किसी भी नाम से हो, अगर है तो उसको तुरंत ब्लॉक कर दीजिए, तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं, ठीक है। और आजकल तो कोई अपना बन के भी अगर वो कर ले तो आपके साथ अटैक हो सकता है। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, AI वॉइस क्लोनिंग। जैसे अभी आपने पायल मैडम को सुना या मुझे सुन रहे हैं, और मैं अपने किसी बच्चे को अगर AI वॉइस क्लोनिंग में अगर पायल मैडम मेरी वॉइस का यूज करके मेरे बच्चे को फोन करेंगी, तो उस बच्चे को ना पायल मैडम की आवाज नहीं जाएगी, उस बच्चे को मेरी आवाज जाएगी। मैं अपने साथ हुआ एक इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक दिन मेरे पापा के फोन पे मेरी वॉइस में कॉल गया कि पापा मुझे 50,000 रुपए भेज दीजिए। तो उन्होंने बोला क्यों भेजूं, क्या हो गया बेटा, एकदम से कभी तो पैसे नहीं मांगे, क्या हुआ। तो बोले कि तुरंत भेज दीजिए और नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। फिर थोड़ी देर बाद फोन कट गया और मेरे पापा का ये अच्छा हुआ कि उन्होंने मुझे तुरंत कॉल कर लिया, तुरंत। तो उन्होंने मुझे बोला कि बेटा बता तो पैसे क्यों चाहिए। मैं कॉलेज में बैठा था, मैं बच्चों की क्लास ले रहा था। मैंने कहा पापा पैसे, बोले क्या बकवास कर रहा है, अभी तेरी आवाज में फोन आया कि पापा मुझे 50,000 रुपए दे दो। अच्छा, उन्होंने मुझे सुनाया भी। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है। फिर मैंने जब उसको सर्च किया तो उसमें आया कि आजकल AI वॉइस क्लोनिंग मतलब एक प्रतिरूप जो होता है उसका यूज करके भी हैकर्स और जो स्कैमर्स है वो बहुत ज्यादा स्कैम कर रहे हैं, मालवेयर, फिशिंग अटैक्स कर रहे हैं। और क्योंकि हमारा जो जीवन है वो वॉइस पर आधारित है, हम चीजों को देख नहीं पाते लेकिन हम सुन के देखते हैं। तो ये चीज हमारे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है कि अगर आपसे कोई अननेसेसरी डिमांड कर रहा है तो पहले फोन कट करिए। अगर आपका कोई अपना लग रहा है तो उसको तुरंत फोन कीजिए, अगर वो तकलीफ में है तो उसको हेल्प कीजिए, और अगर वो हेजिटेट भी हो रहा है या हो रही है तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अकेलापन और हेजिटेशन है। जितने भी क्राइम्स रिसर्च में पढ़ता हूँ उसमें 80-90% वो लोग होते हैं जो या तो परिवार से अलग रह रहे हैं या अकेले हैं या जिनकी हैबिट शेयरिंग नहीं है। शेयरिंग करने से उनको ये लगता है कि ये बहुत बड़ी मेरी एम्बेरसमेंट हो जाएगी, मेरे पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए मैं जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ मैं बार बार एक चीज बोलता हूँ कि शेयरिंग इज द केयरिंग, दिस इज द बेस्ट वे टू सर्वाइविंग आवरसेल्फ इन टुडेज लाइफ। अगर आपके अंदर शेयरिंग है तो आपकी केयरिंग, क्योंकि ये आपको पता है ये 2 वे प्रोसेस। आप जब किसी से कुछ शेयर करेंगे तो वो भी आपसे शेयर करेगा, आप किसी की लाइफ सेव करेंगे तो आपकी भी सेव होगी। तो ये बहुत अवेयर रहने का समय है। फिर
एजुकेटर्स क्या करते हैं, किताब डाउनलोड करते हैं, बुक्स डाउनलोड करते हैं, आर्टिकल्स डाउनलोड करते हैं, अपने असाइनमेंट्स डाउनलोड करते हैं। हमारे तो बच्चे इतने प्यारे प्यारे हैं कि वो आजकल जो उनको प्रोजेक्ट दिया जाता है वो सीधा डाउनलोड करके प्रिंट करके ले आते हैं। उनको लगता है कि भैया बस स्टिक वाली फाइल में लगा के दे दो और 100 नंबर पक गए। बट उनको पकड़ना, उनको भी फिर ये चीज बैठ के 15-20 मिनट का उनको लेक्चर देना कि ये दिस इज रॉन्ग। तो इन चीजों में भी मालवेयर छिपे हो सकते हैं। अब कोई भी किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड मत कीजिए। आपके टीचर से बेस्ट कोई वेबसाइट नहीं है। वो जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत फिल्टर करके प्रोवाइड कराते हैं। तो थोड़ा सा आजकल थोड़ा सा टीचर की डिग्निटी बहुत ज्यादा मैं ऐसा देख रहा हूँ सभी जगह की थोड़ी सी कम हो गई है। बच्चे टीचर्स से थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, टीचर्स को कुछ समझ नहीं रहे हैं। लेकिन घूम फिर के मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 10 साल बाद देखिएगा हर घर में लैंडलाइन फोन होगा। सब लोग फोन से इतना इरिटेट हो जाएंगे मोबाइल से कि इनको बंद करना ही पड़ेगा। जितनी तेजी से लोग मोबाइल खरीद रहे हैं, डाटा यूज करना सीख रहे हैं, उतनी ही तेजी से ये ग्राफ गिरेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम सोल्यूशन पे भारी हो जाएगी। सोल्यूशन कम होंगे, प्रॉब्लम से ज्यादा होगी। तो सबसे बेस्ट चीज ये है, कोविड के टाइम भी मैंने देखा कि एक बहुत ही गलत शब्द गवर्नमेंट के द्वारा यूज किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग की वजह अगर फिजिकल डिस्टेंसिंग यूज किया जाता तो सही होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेंटल डिस्टर्बिंग। जो एआई टेक्नोलॉजी है वहां पे एक टर्म यूज हो रही है, मेंटल डिस्टर्बिंग। एक बेटी को, एक माँ को फोन करके कह दिया जा रहा है कि आपकी बेटी ने ऐसा ऐसा किया है। वो भले हॉस्टल में बाहर पढ़ रही है, बट वो माँ अपनी बेटी पर ट्रस्ट खो देती है, लेकिन वो फोन करने वाले पर ट्रस्ट कर लेती है और उसके अकाउंट में तुरंत पैसे डाल देती है। तो बाद में उसको पता चलता है कि नहीं यार ये मैंने क्या कर दिया। तो आज जितने भी जो क्राइम्स हो रहे हैं वो ट्रस्ट की कमी से हो रहे हैं, वो केयर की कमी से हो रहे हैं, वो शेयर की कमी से हो रहे हैं। तो इन सब से हमें बचना है। और जितने भी एप्स हैं, अगर आप किसी भी ऐप में कोई अनयूजुअल एक्टिविटी देख रहे हैं जो आपके फोन का एक्सेस लेके आपको कुछ भी एक्टिविटी गड़बड़ लग रही है, उसमें एक ऑप्शन होता है कॉन्टेक्ट अस। ब्राउजर में भी होता है और ऐप में भी होता है। क्योंकि आजकल ये जो नए रूल्स आए हैं, एआई रूल्स जो आए हैं, ये जो ट्राई के रूल्स भी हैं और ये जो नए जितने भी रूल्स आए हैं टेक्नोलॉजी वाले, उसमें ये है कि आपको डेवलपर का नंबर देना होगा, हेल्प डेस्क उसमें आपको फीचर डालना होगा, कॉन्टेक्ट अस उसमें सही ईमेल आईडी और पता डालना होगा। तो फोन वाले उनका नाम मिले, लेकिन आप उनको एक मैसेज तुरंत कर दीजिए कि आपके इस ऐप में, आपके इस ब्राउजर में ये हम अनयूजुअल एक्टिविटी हमारे फोन में हो रही है। कोई ऐसा लग रहा है कि हमें वॉच करने की कोशिश कर रहा है या हमारे फोन से कुछ चीजें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो रही है। तो अपने फोन को थोड़ा सा, जैसे संडे के दिन हम घर की सफाई करते हैं, वैसे थोड़ा सा हम टाइम निकाल के अपने फोन की भी सफाई करते रहें। हम ये जरूर चेक कर लें कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐप ऐसा है जिसकी हमें जानकारी नहीं है और वो बैकग्राउंड में रन कर रहा है। तो ये सब थोड़ी सी अवेयरनेस है। मैं बहुत ज्यादा डराने वाली बात कभी नहीं करता, क्योंकि मेरा ये हमेशा सोचना है कि पॉजिटिव अप्रोच आप सबसे ज्यादा रखिए और उससे ज्यादा फैलाइए, क्योंकि आज के समय में सबसे ज्यादा कमी इसी चीज की है। डर के आगे जीत है तो सब बोल देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि जो डर गया वही भयभीत। तो भयभीत नहीं होना है, हमें जीतना है और इस डर से जीतना है। और आजकल की तो जो जेन जी है ये वैसे ही बहुत पावरफुल है, लेकिन पावरफुल का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने टीचर्स को, अपने बड़ों को, उनको हम भूलें। आप दोनों का मिक्सचर लेके चलें। आप बड़ों का भी जब आपको जरूरत हो आप मार्गदर्शन लें और आप बिल्कुल आगे बढ़े। और ये जो एआई है, मैडम ने कॉलिंग की बहुत सारी चीजें बताई। कॉलिंग में एक ऑप्शन आया है नया, आपको शायद मैडम ने बता भी दिया होगा कि अननोन कॉलर या जो फिशिंग अटैक्स करने वाले जो कॉल होते हैं वो आपको हमेशा रेड कलर में दिखेंगे। और जिन लोगों को दिक्कत है, आप अगर टॉकबैक यूज करते हैं जो स्क्रीन रीडिंग टेक्नोलॉजी में, तो उस पे ऊपर ही लिख के आ जाता है आजकल स्कैम कॉलर, सीधा स्पैम कॉलर। इवन जो जियो वाले या जो आपके बैंक वाले भी कभी कोई बाहर से फोन करते हैं तो वो उस पर लिख कर आ जाता है स्पैम कॉल। पॉलिसी वाले भी लिखते हैं स्पैम कॉल। और ये बात ध्यान रखिए
कि कोई भी बैंक आपको फोन नहीं करता। और मैं आपको एक स्मार्ट ट्रिक और सिखाना चाहता हूँ। आपके पास कभी भी बैंक से फोन आए, कोई आपसे कह रहा है कि मैं SBI से हूँ, बोलो यार मैं भी SBI से हूँ। तो मैं यूज करता हूँ, जैसे मेरे पास फोन SBI से आया कि सर मैं SBI बैंक से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, मैं भी SBI बैंक से बोल रहा हूँ, आप कौन सी ब्रांच से हैं? सर मैं अरे वाह, आप तो मेरे बगल वाली ब्रांच से। थोड़ा इस तरह की बात कीजिए कि वो फैमिलियर ना हो पाए, क्योंकि वो अगर आपसे फैमिलियर हो गया तो फिर आपका भी काम हो गया। ठीक है, तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना है। जैसे भगवान कृष्ण ने जो महाभारत में बातें कही है, तो वो हमें यहाँ पे टेक्निकली भी हमें अप्लाई करनी है कि आपको बिल्कुल भी किसी को डोमिनेट करने का मौका नहीं देना। कोई आपसे जरा सी भी अनयूजुअल लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आपके घर में जो भी डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, महिला हो या पुरुष हो, आप उनको दे दीजिए। ठीक है, अगर नहीं है तो अपने किसी भी आस पड़ोस में किसी की भी हेल्प ले लीजिए, या तुरंत अगर आपके आसपास कोई भी नहीं है तो आप 1930, वो भी अगर रिलायबल नहीं है, क्योंकि कई बार 1930 वाले भी कॉल नहीं उठाते। ये इन्होंने फॉर्मेलिटी बना तो दी है, बहुत सारे कॉल नंबर बना दिए हैं, बट मैं रियलिटी पे हमेशा बात करता हूँ कि जब हमें एक्चुअल में जरूरत होती है तब ये कोई नंबर काम नहीं करता, और एक्चुअल में जब ये कोई नंबर काम नहीं करता तब हमारा दिमाग काम करना थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बंद हो जाता है। तो स्ट्रगल सबके लिए है, चैलेंजेस सबके लिए है, लेकिन हम लोगों के लिए डबल ट्रिपल चैलेंज है। जब भी कोई ऐसी स्थिति हो तो थोड़ा सा डोमिनेट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आप गुस्से से बात कर रहे हैं तो आपको थोड़े समय के लिए दुष्ट बनना पड़ेगा। अच्छे से उसको ढालिए ताकि वो आपका डेटा ना चुरा पाए। और कोई भी अननोन है उससे 10 या 15 सेकंड से ज्यादा बात मत कीजिए, 20 सेकंड से ज्यादा बात मत कीजिए। आपको लग रहा है कि ये मेरी नोन में नहीं है, तुरंत फोन काट दीजिए। और आजकल एक ऑप्शन भी आता है ऑटो ब्लॉकर, आप उसको ऑन कर लीजिए। ऑटो ब्लॉकर में वो फिर दोबारा आपको फोन नहीं कर पाएगा, और अगर ऑटो ब्लॉकर आपके फोन में नहीं है तो उस नंबर को तुरंत आप ब्लॉक कर दीजिए। ब्लॉक करना भी बहुत इजी है। और व्हाट्सएप पे जिनको भी आप नहीं जानते हैं उनको उसमें आजकल बहुत अच्छे सेटिंग्स आ गई हैं, यूट्यूब पे इसके ट्यूटोरियल भी अवेलेबल हैं। और अगर स्क्रीन रीडर जो लोग यूज करते हैं, टेक फॉर ब्लाइंड, टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड, है ना, BRA जो न्यू दिल्ली में काम कर रहा है वो, नैब हो गया, है ना, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे NGOs हैं जो टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बना के वो लोग डालते हैं। तो इनकी हेल्प लेके आप स्क्रीन रीडिंग जो टेक्नोलॉजी है उसका भी आप एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। आप लोगों को जो स्क्रीन रीडिंग जो टेक्नोलॉजी है उनको मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ। आजकल एक ऐप यूज हो रहा है जीशू करके, और वो हम लोग इसलिए हमारे साथी कई बहुत ज्यादा यूज इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इजीनेस है, बट उनको ये नहीं मालूम है कि वो चाइना डेवलपर का ऐप है। और कोई भी ऐप ऐसा हो जिसका रिलेशन हमारी कंट्री से नहीं है तो मैं समझता हूँ कि वो हार्मफुल है ना, स्पेशली क्योंकि हम ट्रस्ट करके हम उसको इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन हम बहुत सारी जानकारी दे देते हैं। फिर सेकंड थिंग, बहुत सारे लोग अपने घर में एलेक्सा यूज करते हैं। आप घर में एलेक्सा तो ले आए, लेकिन एक 24/7 आप एक हिडन कैमरा अपने घर में ले आए, वो आपकी हर एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। आपके घर में छोटे छोटे जो लड़ाई झगड़े हैं वो भी वो वॉच कर रहा है, आपकी हर चीज को वो सुन रहा है। प्लस मैं हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम भी करता हूँ। आजकल हम लोगों के लिए भी एक ऐप आ गया है सार्थक ऐप भी बहुत ही, मैंने इसकी कंप्लेन भी की है कि वो आपकी हर एक्टिविटी को वॉच करता है। आप कहाँ पर हैं, आप ऑटो में भी बैठे हैं तो उसमें दिखता है कि आप ऑटो में बैठे हैं, आप घर पे भी है तो उसमें दिखता है। अभी एक बहुत बड़ा एक स्ट्रेटेजिकली एक वो हुआ था कि एक कॉलेज के प्रिंसिपल को उनके ही कुछ साथी थे जिनसे उनकी दुश्मनी थी या क्या था, तो उनको उन्होंने वो बनियान वाले फोटोज सार्थक से निकाल के, इलीगली निकाल के और उनको वायरल कर दिया, और फिर कमिश्नरेट ने उन प्रिंसिपल महोदय को सस्पेंड कर दिया। तो इसमें गलती उनकी नहीं थी। अब वो चीजें अब धीरे धीरे निकल के आ रही है, उनकी तो नौकरी चली गई, लेकिन एक्चुअल में ये जो मैं आपको ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही हार्मफुल और बहुत ही डेंजरस है। ये जो हमारे हाथ में फोन है ना,
ये एक्चुअल में एक बहुत ही डेंजरस टूल हो गया है। मतलब ये हमारी सुविधा से ज्यादा हमारी दुविधा हो गया है। बट फिर भी वही कहूंगा, ये सारी चीजें डराने के लिए नहीं है, ये सारी चीजें अवेयरनेस के लिए है ना। कई बार मेरी बातें बहुत बहुत ज्यादा लोग अच्छे से समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि थोड़ा सा मैं क्या कड़वा ज्यादा हूँ। तो हार्डनेस ये है इसमें कि हम रोज एटलीस्ट 5 से 10 मिनट साइबर सेफ्टी को दें। ये मान के चले कि हम साल भर का कोर्स कर रहे हैं, जैसे हम किसी जॉब को करते हैं, तो ये हमारी एक ड्यूटी हो गई है कि हम 5 से 10 मिनट 15 मिनट हम साइबर अवेयरनेस को दें। वो इसलिए दें कि हर एप्लीकेशन हर हफ्ते में 2 बार अपडेट होता है। हर ब्राउजर महीने में कितने न जाने कितने बार वो रिफ्रेश होता है, न जाने कितनी बार उसमें साइबर अटैक होता है, न जाने कितनी बार उसमें मालवेयर फिशिंग अटैक होता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इसमें खर्चा नहीं है, एक क्विक हील एंड्रॉयड मोबाइल एंटीवायरस आता है विच इज रिलायबल। जितने लोगों के पास मैंने देखा है वो मतलब उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आप एक क्विक हील एंटीवायरस डाल सकते हैं अपने फोन में। वो 1 या 2 या 3 साल के लिए आता है, तो आप उसको एक बार डालेंगे तो एटलीस्ट थोड़ी सी आपकी परेशानी कम हो जाएगी। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज के दौर में एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आप उसको अपने फोन में डाल सकते हैं। वो आपको पेमेंट से सिक्योर करता है, फाइल डाउनलोडिंग में वो सिक्योर करता है, वार्न करता है बार बार कि ये जो फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं ये हार्मफुल है। अगर फिर भी आप उसमें करेंगे तो ये इसमें फिर आपकी रिस्क होगी। ऐप भी इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में भी बताता है, आपको लिंक ओपन करते हैं वहां भी बताता है कि ये जो ब्राउजर है ये आपके लिए सेफ नहीं है ना, बकायदा बोल के बताता है। तो हम अपने लिए इतना हम खर्च करते हैं अपने मेकअप पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। और रिलायबल आजकल कोई नहीं है, कोई कंपनी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि आप रियलमी के फोन मत लो या आप ओप्पो के फोन मत लो या ये मत लो, लेकिन जो जिस कंपनी के फोन का फीचर आपको समझ में आ रहा है, आप इजीली उसको यूज कर सको, आप वही फोन लो। आप उसके कैमरे पे, उसकी खूबसूरती पे, उसके लुक पे बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, है ना। तो इस तरह की चीज है। बाकी अगर मुझसे कोई चीज छूट रही हो तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन में आएगा, क्योंकि छोटा इसलिए रखना है इस वेबिनार को क्योंकि हम इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्दी लेकर आएंगे। तो बाकी अगर किसी के जो भी डाउट्स रहेंगे या मुझसे कुछ छूट गया होगा तो आकांक्षा मैम बता देंगे, फाइल में बता देंगे, तो फिर हम उसको भी इसमें कवर अप करेंगे। तो दैट्स इट। सर क्या आप मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? बिल्कुल बेटा, हाँ बिंदा बोल बेटा। सर हम ये पूछ रहे हैं, जैसे कि अभी हमारा एग्जामिनेशन काफी करीब है और हम पिछले टाइम से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं नेट सेट की, तो हम गूगल जेमिनाई और चैट जीपीटी का काफी यूज करते हैं। तो गूगल जेमिनाई को हम जब कुछ सर्च करते हैं तो उस पर लिखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, यूजीसी नेट पेपर 1 के हिसाब से और एग्जाम ओरिएंटेड हमको बताए, तो हमको सब कुछ बता देता है। इनफैक्ट जब हम और फिर बार बार जब जेमिनाई को चलाते हैं तो बार बार मतलब उसको पूरा पता होता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो सारे ट्रैक करके रखता है हमको। और एक बात ये है, और एक दूसरी बात ये है कि अक्सर आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग अपनी फोटो को जेमिनाई से चैट जीपीटी से अच्छा बनाने के लिए एडिट कर लेते हैं, उसको बोल देते हैं, प्रॉम्प्ट डाल देते हैं, ऐसा बना दो वैसा बना दो का, फिर वो रियलिस्टिक भी लगती है सर। तो ये क्या ये भी हार्मफुल है क्या? चैट जीपीटी को पूछो तो वो डेटा तो सारा दे देता है। इनफैक्ट उसके बारे में सुना भी है, अभी लेटेस्ट अगर मैं एग्जांपल दूं तो यूपीएससी एस्पिरेंट से नहीं बताया है कि मैंने चैट जीपीटी का इतना यूज किया है कि वो मेरा चैट जीपीटी हैंग होने लगा था। तो वो बात तो अच्छी है, लेकिन इसे कोई हार्मफुल क्या बात है? हाँ मैं बताता हूँ, एक बार बताइए आप। मैं आपका आंसर क्वेश्चन में कर रहा हूँ, ठीक है। आप जब बुक पढ़ती हैं जी, तो बुक आपसे कुछ लेती है क्या? बुक ये कहती है कि आप मुझे कुछ दो? नहीं सर। किताब बेटा, किताब ही एक ऐसा टूल है, बुक ही एक ऐसा टूल है कि वो आपका बेस्ट फ्रेंड है और वो आपको केवल देती है, किताब आपसे कुछ नहीं लेती। जी सर। आप यदि उसको समय देते हैं तो वो आपको ज्ञान देती है। हाँ सर।
बुक का फुल फॉर्म क्या होता है? बिग ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का बड़ा समुद्र, ठीक है। लेकिन जेमिनाई हुआ, डीप सीक हुआ, चैट जीपीटी हुआ, ये जितने ऐप्स थे, ये सबसे पहले आपकी प्राइवेसी ले लेंगे, आपको बाद में देंगे, लेकिन सबसे पहले आपकी प्राइवेसी चुरा लेंगे और आपका चैन भी चुरा लेंगे, ठीक है। तो इनका यूज वहां करो जो चीज आपको किताब में नहीं मिल रही है, और जब आप इसको यूज कर लो तो उसको इसकी बैकग्राउंड एक्टिविटी खत्म कर दो, थोड़े समय के लिए उसको एक्सेस दो, थोड़े समय के लिए उसको एक्सेस दो, फिर उसका एक्सेस खत्म कर दो। जैसे हमारे फोन में सेटिंग्स जो होता है, सेटिंग्स में आप चैट जीपीटी में जाओ और सारी परमिशन को डिसेबल कर दो, जब हमें उसको जरूरत हो उसको इनेबल कर दो, और जब हमें उसकी जरूरत नहीं है उसको डिसेबल कर दो, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना वो कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। और जितने भी फोटोज हैं, जितनी भी चीजें हैं, अब वो समय चला गया कि लोग एल्बम्स में फोटो रखते थे, संभाल के रखते थे, लेकिन एक्चुअल में समय वही है, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि कोई ऐसा पुराना फोन ले लीजिए जिसकी कंडीशन सही हो, अपने सारे फोटोज उसमें स्टोर करके रख लीजिए, और जब आपको टाइम मिले तब आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए। और ये ध्यान रखिए कि उस फोन को आप नेट से कनेक्ट ना करें, आप उस फोन को किसी भी प्रकार के ऐप को उसमें कोई एक्सेस ना दें। जैसे मेरे पास एक पुराना फोन भी है, तो मैं क्या करता हूँ, जब बहुत ज्यादा बिजी रहता हूँ या मेरे लैपटॉप में जगह नहीं होती, तो या तो मैं हार्ड डिस्क में डाल देता हूँ या वो डाटा उस पुराने फोन में डाल देता हूँ, जो हमेशा स्विच ऑफ ही रहता है, जिसमें मोबाइल का भी डेटा कनेक्ट ही नहीं रहता। तो ये छोटी छोटी जो स्मार्ट ट्रिक्स है वो हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि मैं आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर कर पाया। जी सर, थैंक यू बेटा। और कोई? सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है। जी बोले सर। या माय सेल्फ अमीन शेख, मेरा नाम अमीन शेख है। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल हरेसमेंट दोनों में क्या डिफरेंट है? देखिए, पहले आप अरेस्ट होते हैं, उसके बाद आपका हरेसमेंट होता है। हरेसमेंट इज द सेकंड प्रोसेस, अरेस्ट इज द फर्स्ट प्रोसेस, ठीक है। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले ये कहा कि मेक योर सेल्फ बोल्ड, एफिशिएंट एंड टेक्नोलॉजी टॉकर। टेक्नोलॉजी टॉकर एंड टेक्नोलॉजी टॉपर, ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप वो जिस भाषा में, जिस फ्रेज में आपसे बात कर रहे हैं, आप उसी उस फ्रेज में उससे बात करिए, उसी भाषा में बात करिए, और इससे पहले कि वो डोमिनेट करे आप उसके डोमिनेट कर लीजिए, उसका मोरल खत्म हो जाएगा। आपने देखा होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आजकल सब क्रिकेट की बात करते हैं, ठीक है। आपको पता होगा कि हर बॉलर को बैट्समैन की कमजोरी पता होती है, ठीक है भाई। वैभव सूर्यवंशी ने बुमराह की पहली बॉल पे 6 मार दिया, लोगों ने बहुत वाहवाही की, वाह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बॉलर को छक्का मार दिया, लेकिन बुमराह को पता था कि वो शॉर्ट पिच नहीं खेल पाता, अगली गेंद डाली, वो आउट हो गया वैभव सूर्यवंशी, ठीक है। क्या हुआ, उसने पहली गेंद पे 6 मार दिया। लेकिन ये होता है, टेक्नोलॉजी में भी आप इस टर्म का यूज कीजिए कि आपको बिल्कुल पहचान, पहली चीज तो हम फोन उठाते ही पहचान जाएंगे कि ये अननोन है या नोन है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर अननोन हमें थोड़ा सा भी एहसास हो कि वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, तो फोन काट देना और उसको ब्लॉक कर देना, ये सबसे बढ़िया रहा। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी मेंटेलिटी प्रभावित नहीं होगी, हम गुस्से में नहीं आएंगे, और हम जो काम कर रहे हैं उससे कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम फ्री हैं, हम दुनिया में अगर बात करने का शौक भी है, तो हम उससे डोमिनेट करके ही बात करें, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता वो महिला है, पुरुष है, कौन है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल बोलूंगा कि आप भाषा की मर्यादा में रहें, बिल्कुल भी गाली गलौज या अब्यूज वर्ड इनका आप यूज ना करें, ठीक है, क्योंकि इनके बिना भी हम डोमिनेट कर सकते हैं। आई होप आपको आंसर मिला। Yes sir. Sir, I have more question. I have one more question. अच्छा, बोलिए। Sir, what is the difference between digital attack and digital arrest? देखिए, डिजिटल अटैक और डिजिटल अरेस्ट में ये होता है कि डिजिटल अटैक जो होता है वो आपके डिवाइस पे होता है। आपके पास लैपटॉप है, आपके पास मोबाइल फोन है, टैबलेट है,
उसमें जो अटैक होता है, आपके फोन का नेटवर्क चला जाता है और आपके फोन का सारा डेटा विद इन 10 to 15 सेकेंड्स उनके पास चला जाता है। एक रिमोट एक्सेस एक ऐप होता है और एक एनी डेस्क करके एक ऐप होता है। ऐसे बहुत सारे आजकल ऐप्स होते हैं जो सीधा जैसे ही आपने फोन उठाया और वो उनके पास डेटा चला जाता है। तो ये हो गया डिजिटल अटैक। और डिजिटल अरेस्ट मतलब आपसे वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड दिखाओ, अभी आपके खिलाफ थाने में कंप्लेन हुई है, आपने आधार कार्ड दिखाया, आपने पहला स्टेप पार कर दिया डिजिटल अरेस्ट का। फिर वो बोलेगा कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, वो कैमरा मत बंद करना, नहीं तो मैं अभी आपको अरेस्ट करवा दूंगी। फिर आपने सेकंड वो कर लिया। फिर तीसरा, किसी से कोई बात नहीं करना, अगर बात की तो मैं आपको अभी जेल भिजवा दूंगी। चौथा, मैं अभी एक लिंक भेज रहा हूँ, इस लिंक पे क्लिक करो, आपने क्लिक कर दिया। फोर्थ स्टेप आपने पार कर लिया, अमाउंट उसने खुद भर लिया और आपको फिर वो आखिरी में बोलेगा कि अपना यूपीआई आईडी इस पे डालो, नहीं तो मैं भी आपको जेल भिजवा दूंगी। बस सर्वमंगलम स्वाहा। ठीक है, बट ये हो गया आपका डिजिटल। हाँ सर, बट आपने जो कहा ना एनी डेस्क का, तो ये इन जैसे जो ऐप होते हैं ना, ये ज्यादातर मतलब जैसे कोई चीज डिवाइस एक्सेस करना है 1 by 1, तो ये चीज के लिए यूज होता है, राइट? बट इसमें क्या होता है, सिक्योरिटी की यूज होती है सर, है ना? सो वो अगर जब तक मतलब सामने वाले को नहीं देते हैं ना, जिससे मतलब हम शेयर नहीं करते, वहां तक वो एक्सेस नहीं कर सकता है। सो हाउ कैन एक्सेस विदाउट सिक्योरिटी की? नहीं, देखिए कुछ बातें होती हैं जनरल वे में, है ना। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो कुछ लोगों को पता होती है। जैसे आप जो कह रहे हैं ना, ये चीज सबको नहीं मालूम है कि कोई ऐसी सिक्योरिटी की होती है, कुछ होता है। जनरली सबको ये बात मालूम है कि कोई हमसे फोन कर रहा है और कोई हमारे से बात करते करते हमारे फोन अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है या हिल रहा है या कुछ हो रहा है, तो समझने में थोड़ा टाइम तो लगता है। ठीक है, तो ये बातें जनरल वे में है कि अब आपने, जैसे मैं एनी डेस्क की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसकी भी क्लोनिंग हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपका नाम है, आपका अपना नाम क्या बताया अपना? अमीन शेख। अमीन शेख। अब अमीन शेख नाम के बहुत सारे लोग होंगे इस देश में, ठीक है। अब कोई और क्राइम कर देगा और आपका नाम आ जाएगा, तो क्राइम तो क्राइम है, ठीक है। बट अगर हम चीजों से पहले ही सेफ रहेंगे, आप एक संचार साथी ऐप है, अगर उसमें आप देख लोगे कि मेरे नाम पे कितने मोबाइल फोन रजिस्टर्ड है, कितने नंबर रजिस्टर्ड है, और उसमें अगर एक भी अननोन मिलता है, आप उसे ब्लॉक करवाइए, वहां ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये है, ये साइबर सेफ्टी से हमें पता चलता है कि हम कैसे खुद को सेफ कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग सर, कि जो पायल मैंने बताया ना वो बैंक मैसेज अलर्ट नोटिफिकेशन के बारे में, उसमें उन्होंने, मैं उनका सवाल आपसे कर सकता हूँ या उनसे ही करूँ? हाँ, उनसे करेंगे तो ठीक रहेगा, बट मैं भी बता सकता हूँ विद हर परमिशन, है ना। जी पूछिए, आप पूछिए, हम मिलके जवाब देंगे आपका क्या डाउट है। या वेरी थैंक यू मैम। सो जिस तरह पायल मैम ने बताया HDFC बैंक अलर्ट नोटिफिकेशन मैसेज का, सो उसमें उन्होंने ये कहा कि बैंक की तरफ से जो मैसेज अलर्ट आता है नोटिफिकेशन का, वो सिर्फ इन्फो देता है, राइट? वो एक्शन नहीं करवाता है। बट जिस तरह हम अक्सर बैंक के मैसेज देखते हैं तो लास्ट में लिखा होता है इफ नॉट यू कॉल 1800-XYZ। सो ये भी एक एक्शन ही होगा, है ना? नहीं, मैं आपकी बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगी कि आप जो एक्शन करते हैं वो एक्शन पहले आपका लिखा रहता है, और यदि आपने नहीं किया है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन लगा के बात कर सकते हैं। ये लाइन अलग हो गई है। इसमें पहले देखिए, ऐसा नहीं है, कई बार एक्शन वाले भी मैसेज देती है बैंक, लेकिन मैंने वहां पे एक लैंग्वेज, उसका जो पैटर्न है वो पढ़ने का तरीका समझने की कोशिश करवाई थी कि जो एक मैसेज होता है उसका फॉर्मेट कैसे होता है। यदि आपने पैसा निकाला है या जमा किया है तो वो आपने एक्शन किया है, तो पहले आपका एक्शन लिखा जाएगा कि डेबिट है या क्रेडिट है, फिर आपकी बैंक का अकाउंट नंबर का लास्ट के डिजिट लिखे जाएंगे, और आखिरी में बैंक का हेल्पलाइन नंबर रहेगा कि यदि आपने नहीं किया है तो आप कांटेक्ट करिए, आप अपना वहां पे कंप्लेंट कीजिए कि ये मैंने एक्शन नहीं किया है। तो वहां पे भी वो आपको जागरूक कर रहे हैं, आपसे कुछ करवा नहीं रहे। लेकिन जो फेक मैसेज होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को एकदम से डिमांड करते हैं, डराते हैं। मैं लैंग्वेज समझने की बात कर रही हूँ, वो डराएंगे आपको। आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ? आप क्या पूछ रहे थे? आप
मुझे ऐसा लगता है ना, सॉरी टू मतलब मैं आपको ये कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है हम यहाँ पे एक ही वेरिफिकेशन मतलब एक ही मतलब वेरीफाई करने के हिसाब से हम समझ सकते हैं, क्योंकि देखो फॉर्मेट जो चीज है ना वो मतलब हैकर भी यूज कर सकते हैं फॉर्मेट। तो इसमें जो एक लास्ट जो एक्शन है ना दैट्स मतलब इम्पोर्टेंट है ना, कि इफ नॉट यू तो कॉल डैश डैश डैश, ये जो एक्शन है मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना इससे हम वेरीफाई कर पाएंगे कि ये मतलब राइट है या नहीं है। और बाकी जो ऊपर आपने 6 डिजिट का 6 हाँ, लेटर को जो बताया ना, ये दो चीजें मतलब वैलिड करती है कि मतलब कैसे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, राइट? वो तो है। अच्छा, मैं आपको जो 6 कैरेक्टर वाली जो आप बोले ना उसके लिए जरूर एक डिटेल में बताऊंगी कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी जो ट्राई होती है, ठीक है, ये एक डिपार्टमेंट जिसके थ्रू मैसेज जाता है, और जो बैंक कंपनीज या जो भी कंपनीज हमको मैसेज करती है ये इनका एक वेंडर होती है जो ये मैसेज टेलीकॉम थ्रू कराती है। तो जो ट्राई होती है ना उनको कंपनी का एक 6 कैरेक्टर का डिजिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी होती है, उसमें आपको रजिस्टर्ड कराना होता है। मतलब बैंक पहले उसमें रजिस्टर्ड करती है, साथ में एक फॉर्मेट भी देती है कि हम इस फॉर्मेट में मैसेज करेंगे, ठीक है। और फिर उसका टेम्पलेट जो है वो ट्राई उसको अप्रूव करता है ताकि ये जो फ्रॉड मैसेज है उनको पकड़ा जाए। ऐसा गवर्नमेंट ने ही किया है, ठीक है। और फिर वो मैसेज हमारे तक सर्कुलेट होता है। यदि आपको ऐसा डाउट लगता है कि ये मैसेज नहीं बैंक का ही है और सेम फॉर्मेट में, तो उसकी वेबसाइट भी है, आप ट्राई की वेबसाइट पे जाके डीएलटी चेक करेंगे और एचडीएफसी या आईसीआईसी जो भी बैंक होगी वहां पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं कि उनका फॉर्मेट क्या है और मुझे फॉर्मेट क्या है। मैंने ये डीप नॉलेज दे दी आपको कि वहां से भी आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। ओके, ये जो और हाँ जी, ये जो आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो बताया ये तो आई थिंक अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर ही करते होंगे ना, वो टेम्पलेट वगैरह अपलोड, राइट? ये नहीं, ये बैंक हमें जो मैसेज करती है उसके लिए वहां पे इंफॉर्मेशन दर्ज कराती है बैंक ट्राई को। ओके, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि बैंक का जो एक फॉर्मेट होता है वो अप्रूव्ड होता है, एसएमएस का जो टेम्पलेट होता है ना वो अप्रूव्ड होता है। या इसके लिए आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपका जहाँ पे भी बैंक अकाउंट है उनके जो मैसेज आया है आप उनको 5-10 मिनट के लिए पीछे वाले जितने भी मैसेज है जिसमें आपने एक्शन करे थे, आपने डेबिट किया था, क्रेडिट किया था, उनकी आप 4-5 मैसेजेस को यदि पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम आएगा कि ये मैसेज एक्चुअल है, फ्रॉड है या रियल है। या हाँ, ट्रांजैक्शन डिटेल्स होता है ना, लास्ट 5 ट्रांजैक्शन। आपका जो भी बैंकिंग होगा, आप आईसीआईसी से, एसबीआई से, जिससे भी करेंगे, आप उसके 4-5 मैसेजेस को जब पढ़ेंगे ना, जब हम किसी चीज का एनालिसिस करते हैं ना तो वो चीजें हमें बहुत अच्छे से पता चलती है। जैसे मनोज सर ने काफी अच्छी चीज बोली कि यदि आपके पास कॉल आ रहे हैं तो आप उस कॉल को पहले समझिए। देखिए, यदि आप ये बोलेंगे कि मैं एसबीआई से बात कर रहा हूँ तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा, सामने वाले का कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत कर रहा है और आपको पता है। और यदि हमें किसी को उलझाना है, किसी की बातों में हमें समझना है, तो पहले 2-3 बार हमको कॉन्फिडेंस से बात करनी होगी, तो सामने वाला जो है वो उसकी बात क्या बोल रहा है समझ में आ जाएगा। फिर आपके ऊपर एक्शन बनता है कि आपको उससे आगे बात करनी है या हमें कॉल डिस्कनेक्ट करना है। तो ऐसे ये पैटर्न होता है हम समझने का। आपको अब शायद क्लियर हुआ होगा। ये कॉल का जो आप बताइए ना इसकी, ये तो एक बार मेरे साथ भी कोइंसिडेंस हुआ था मैम। वो कैन आई शेयर विद यू? एक्चुअली हमें कुछ और क्वेश्चंस भी लेना है ना, थोड़ा सा है ना, प्लीज, एक्सट्रीमली सॉरी है ना, क्योंकि और भी लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोग पहले वो देख लें, अगर सब खत्म हो जाएगा फिर आपकी बात बिल्कुल हम सुनेंगे, है ना। एक्सट्रीमली सॉरी। Anybody else? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। सर, हमारा नाम निहारिका सोलंकी है, सर की स्टूडेंट। सर, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है हमारा। आपने सबसे फर्स्ट में जब ये डिस्कशन स्टार्ट किया था तब बताया था कि स्टूडेंट बहुत सारी वर्चुअल फाइल पीडीएफ एक्सेस करते हैं। तो जैसे हम और हमारी फ्रेंड है तो हम बहुत सारी पीडीएफ डेली शेयर करते हैं, 1000 ऑफ फाइल हमारे मीडिया में होंगी शेयरिंग में। तो सर उनको सेफली कैसे रखें, या उनमें जैसे आपने बताया पीडीएफ के थ्रू भी वायरस आ जाते हैं, तो उन सबसे सर कैसे उनको सेफ और सिक्योर रखें? हाँ, देखो बेटा, इसको सबसे पहचानने का तरीका ये है, मैंने साथ में ही बताया था कि जैसे मान लो बेटा आपने कोई फाइल डाउनलोड की है ना, अब आपने फाइल डाउनलोड की तो आपका फोन अनयूजुअल एक्टिविटी करेगा। वो जब कब करेगा? जब आप उसको ओपन करोगे, ठीक है।
जैसे ही आप ओपन करोगे तो या तो आपका फोन हैंग होगा या आपका फोन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली या शेक करेगा, ऐसे वाइब्रेट होता है ना आजकल हमारा फोन, तो बार 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 वो ऐसे वाइब्रेट होगा। ठीक है, तो अब भाई फाइल खुलने में ये सब तो नहीं होता है, ये तो अनयूजुअल एक्टिविटी है। तो जब भी कोई इस तरह की फोटो ओपन करने में, पीडीएफ ओपन करने में, जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारी पीडीएफ करप्ट है या सारी पीडीएफ में मालवेयर है ना, जब भी आप किसी पीडीएफ को खोल रहे हैं, और बेटा जो भी काम की फाइल्स है उनको किसी सेफ पेन ड्राइव में या सेफ हार्ड डिस्क में या किसी दूसरे ऐसे फोन में रखना है जो बंद है, जो बहुत ज्यादा, जिसमें हम डेटा वगैरह, इंटरनेट वगैरह नहीं चलाते हैं ना, तो ये हम कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके लिए रिसोर्सेज हैं जो आपने डाउनलोड किए हैं, जो आप नोट्स बना रहे हो, वो आपके लिए फुल प्रूफ रिसोर्सेज है। और वो अगर उनमें अगर इस तरह की फाइल होगी तो फिर तो आप एक फाइल में अगर होगा तो आप इतना डर जाओगे कि सबको खोलना बंद कर दोगे, है ना। तो यहाँ पे हमें डरना नहीं है, यहाँ पे हमें अवेयर रहना, ठीक है। और फिर कहूंगा कि बुक से बेस्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम डाउनलोड कर रहे हैं तो उनकी सेफ्टी का हम एक बार चेकअप कर लें, ठीक है। और जब वो फाइल डाउनलोड कर ली उसके बाद हम चैट जीपीटी हो गया जो भी ऐप हो उसका हम एक्सेस बंद कर दें बैकग्राउंड में। ओके सर, जी सर, थैंक यू। एनीबॉडी एल्स? जी पायल मैम, ओवर टू जी। मनु सर, आपने काफी बहुत अच्छी जानकारी बताई, लेकिन एक लाइन जो मुझे जरूरी लगी बोलने की, कि मनु सर का बोलना यह है कि जो स्टूडेंट्स है वो चैट जीपीटी या जेमिनी इन सबको यूज करें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और बुक्स तो खैर अपनी जगह है ही, लेकिन आप जिस भी मोबाइल में यूज कर रहे हो वहां बैंकिंग को सिक्योर रखने के लिए आप इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपके पैसे सेफ रहे और कोई फ्रॉड ना हो। मनु सर, आपका यही बोलने का मतलब था। तो आज का हम वेबिनार यहीं पे कंप्लीट करते हैं सर पे। यदि किसी के क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि इनको सुन लेते हैं, ये शेयर कर देते कुछ, है ना। अमन जी बात कर रहे, हाँ हाँ, है ना, बोले आप बोलिए जी। या माइक्रोफोन है, क्या आप लोग ने मुझे कहा है शेयर करने के लिए? हाँ, आपको ही कहा सर, आपको ही कहा है, बोले। या मैं अमीन शेख। सो मैं कॉल का कोइंसिडेंस हुआ था मेरे साथ। सो वो ये था कि मैं फेसबुक देख रहा था, एंड क्योंकि मैं मेरे मैचेस के लिए प्रोफाइल शादी.com पे वगैरह छोड़ रहा था मैं उस टाइम, एंड फेसबुक पे भी मुझे वही वीडियोस वगैरह एंड काफी मतलब ऑर्गेनाइजेशन मुझे दिखे थे वीडियोस के साथ। सो मैंने क्या किया था कि मुझे एक वीडियो दिखा था जिसमें एक लड़की है एंड शी वाज डाइवोर्स्ड एंड वेरी यंग, लाइक 22 इयर्स अराउंड। सो मतलब इतनी इमोशनल वीडियो थी, वो इतनी इमोशनल थी कि मतलब कोई भी अगर वो देखता ना तो लगता है यार कि नहीं यार, मतलब उसको सच में जरूरत है वो चीज की यार। सो बहुत मतलब रोना एंड प्यार करना था, मैं इस तरह की वीडियो बना के उन्होंने अपलोड किया था, एंड मुझे वो इमोशनल लगी। तो मैंने कमेंट में मेरा नंबर छोड़ दिया वहाँ पर फेसबुक के कमेंट पर, एंड इसलिए मैंने छोड़ा नंबर कि अगर समझो ऐसे भी मैं प्रोफाइल छोड़ रहा हूँ, अगर मेरे काबिल रही तो मैं एक्सेप्ट करूँ, अगर नहीं तो मेरे कांटेक्ट में जो है मैं उनसे कांटेक्ट करके शायद कुछ करवा सकूँ हेल्प, क्योंकि मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, तो इसलिए मैंने छोड़ा था। अब वो नंबर से जैसे मैंने नंबर छोड़ा, कमेंट में मुझे 10 मिनट के बाद एक कॉल आता है कि हाय गुड मॉर्निंग, आई एम स्पीकिंग डीएसपी अंकित शर्मा फ्रॉम दिल्ली पुलिस थाने, दिल्ली पुलिस स्टेशन। सो मैंने बोला कि सर आप पुलिस स्टेशन से बात कर रहे हो? बोला हाँ, मैं डीएसपी अंकित शर्मा बात कर रहा हूँ। तो मैंने बोला कि आपको नंबर कहाँ मिला? बोला आपने फेसबुक पे नंबर छोड़ा था ना अपने शादी के लिए, आपको पता है आपने क्या किया है? बोला क्या किया है सर? मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, मैंने तो पॉजिटिव वे में ये सब चीजें किया है, और इसका प्रूफ है भी मेरे पास। सुनने का कि नहीं, आपने ये गलत किया है एंड आपके ऊपर केस फाइल किया जाएगा अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो, एंड अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप खुद का एक वीडियो जैसा हम बोलेंगे वैसा बना के आप फेसबुक पर अपलोड करो। सो मैंने बोला कि देखो, मुझे वीडियो तो बना के मैं अपलोड नहीं करूंगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, दैट्स विल बी ओके, लेकिन क्या मैंने गलत किया? हाँ, मैंने बोला क्या गलत है आप मुझे वो बताओ। उन्होंने ये कहा कि आपने जो वीडियो के नीचे कमेंट में जो नंबर छोड़ा है वो लड़की का 4 महीने पहले डेथ हो चुका है, वो सुसाइड कर चुकी है,
एंड वो नहीं है। और इससे पहले 4 लोगों पर केस हो चुका है, अटैक हो चुका है, हमने 4 लोगों को किया, 5वां नंबर आपका है। सो मैंने क्या किया, वो नंबर मैंने कॉल कट किया एंड फिर भी कॉल पे कॉल कंटिन्यूसली आ रहे थे। मैंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया थोड़ी देर के लिए, अगेन मैंने स्विच ऑन किया मोबाइल एंड साइबर क्राइम को मैंने कनेक्ट किया। तो साइबर क्राइम को जब मैंने ये केस बताया ना, उन्होंने कहा कि देखो सर, ये जो केस है ना यहाँ पे रजिस्टर्ड है कि वो जो लड़की थी ना उसने सुसाइड कर लिया है, लेकिन आपके ऊपर कोई केस मतलब फाइल नहीं किया गया है और ना ही आप ये चीज में क्राइम हो। सो आप वो नंबर को ब्लॉक कर दो, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। सो ऐसा मतलब कैसे, मतलब मुझे स्ट्रेंज तो ये क्या होता है, हाँ, हाँ, तो मुझे स्ट्रेंज देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया था ना, हरेसमेंट, ठीक है, सबसे पहली चीज कि आप पहला सेंटेंस सुन के ही आप हरेस हो गए, ठीक है। मैं वही मैंने सबसे पहली चीज बिहेवियर में क्या बताई कि अगर आप वहाँ पूरा डोमिनेट कर देते, ठीक है, आप उससे पूछते, बता तेरा आईडी नंबर, अभी पहुंचता हूँ, अभी 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ, बता मैं भी थाने में ही हूँ, सीधा बोल देते ना कि डीएसपी है, बता मैं भी डीएसपी, अभी थाने में पहुंच रहा हूँ मैं भी, तो वो बात वही खत्म हो जाती है। इसलिए ये चीज मैंने सबसे पहले बताई, क्योंकि ये टेक्निकल बिहेवियर आजकल हम लोग नहीं सीख पा रहे ना एक्चुअल में। अब देखिए, उसका तो कुछ नहीं हुआ, वो तो किसी और को शिकार बना लेगा, है ना, लेकिन आप हरेस हो गए थी। लेकिन कभी भी, और दूसरी चीज आपने गलती ये की कि आपने तुरंत नंबर ब्लॉक नहीं किया। कोई भी डीएसपी है, आपको क्यों फोन करेगा वो, ठीक है। तो ये चीजें हम थोड़ा सा समझने में हम डिले कर देते हैं, लेट हो जाते हैं, तो इसीलिए हमारे साथ ये इस तरह की एक्टिविटीज होती है। और डरना तो बिल्कुल मना है आज के समय में, ठीक है। आपको कोई एक थप्पड़ मारने की बात करता है, आप उसको बोलिए मैं 4 मारूंगा, आजा सामने, ठीक है। तो बस ये है, थोड़ा सा हमें डोमिनेटिंग कल्चर को, नेचर को थोड़ा सा अपनाना है। बट ये है कि ये उन्हीं लोगों के साथ जो हमारे साथ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। या एंड इसमें मुझे मतलब स्ट्रेंज ये लगा सरन मैम कि इसमें जो मेरे साथ जो कोइंसिडेंस हुआ उसमें पार्शियल इंफॉर्मेशन राइट थी एंड पार्शियल इंफॉर्मेशन मतलब वो मेरे साथ मतलब हैक करने की कोशिश की गई, राइट। सो हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि अगर समझो मैं यहाँ पर एक्शन ले लेता तो 100% मतलब मैं अरेस्ट हो जाता उनका। तो आप तो 2 स्टेप अरेस्ट हो ही गए थे। आपने पहली स्टेप तो पार, 2 स्टेप तो पार कर ही दी ना आपने। बिकॉज वो जो लड़की का जो केस था ना वो रियल निकला रहे साइबर। आप व्हाट्सएप पे देखिए ना, कितने वीडियोस आते हैं कि उसमें ये लिखा होता है कि आप इतने लोगों के साथ शेयर करिए तो ऐसा हो जाएगा, है ना। आप इतने, वो कई बार वो ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि अगर सच में, जैसे मान लो धर्म पे डाल देंगे कि अगर तुम सच्चे हिंदू हो तो इतने लोगों के सामने शेयर करो, है ना, सच्चे ये हो तो ये करो। अरे ये हमें सर्टिफिकेट देंगे क्या हर चीज का? तुरंत उस वीडियो को डिलीट करो, किसी के साथ फॉरवर्ड शेयर करने से पहले उसको डिलीट करो तुरंत, वो खत्म, है ना। यहाँ भी सेम नहीं, तो क्यों किसी की भावना, भाई उसके साथ जो भी हुआ हो, हमारी सिंपैथी उसके साथ मेंटली हो सकती है, लेकिन हम क्यों उसके पकड़ में पड़े, क्या जरूरत है ना। इतनी अवेयरनेस रखना है कि हमें भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि वो ही लोग टारगेटेड होते हैं जो भावना में बह जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक सबसे अच्छी चीज ये भी है, जो भी आप स्टेटस लगाते हैं, जो भी चीजें आप ऑनलाइन करते हैं, इससे भी हैकर्स और स्पैमर्स की नजर होती है और ठीक उन्हीं चीजों के आधार पर वो आपके साथ वैसा बिहेव करते हैं। तो ये भी चीज हमें ध्यान रखनी है। थैंक यू पायल मैम, आकांक्षा मैम, आप दोनों ने बहुत अच्छा समय दिया और इनवाइट किया। मैं आरती सर को फिर से धन्यवाद दूंगा कि वो अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मनोज जी। और मैं बताना चाहता हूँ कि यद्यपि मैं टेक्नोलॉजी में बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन आपने और आपके साथ पायल मैडम ने जो डिस्कस किया और जो क्वेश्चंस के आंसर आपने दिए, मुझे लगता है वो सबको समझ आए होंगे। और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि टेक्नोलॉजी को ना जानने वाला मुझे भी बहुत कुछ समझ आया, और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जोड़ा। और बहुत अच्छा लगा आपका सेमिनार। और मुझे लगता है कि मनोज जी, जैसे आज आपने मुझे याद किया, ऐसे ही आप पार्ट 2 में भी मुझे जोड़ने का कष्ट करेंगे। सॉरी सर, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं अपेक्षा करूंगा आपसे। और पायल जी, और मुझे और अच्छा लगा, देखिए
आवाज से आप भी बहुत यंग लग रहे हैं, पायल मैडम भी बहुत यंग लग रही हैं, और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सारे स्टूडेंट्स वो बड़े यंग लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारी जो यंगर जनरेशन है, यानी क्या मैं कहूँ जेन जी, वो टेक्नोलॉजी सावी हो रही है। तो अब मुझे कहीं चीजें समझ भी नहीं आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मनोज सर बता रहे थे कि आपको उस पर हावी होना है, उसे हावी नहीं होने देना है अपने ऊपर। बहुत अच्छा लगा। और आपने एक जगह बताया था कि सेटिंग में जाके उसे डिसेबल्ड कर दो और जब चाहो उसे यूज करो, ऑन करो। मुझे ये समझ नहीं आया कि सेटिंग में कहाँ जाना पड़ेगा, और ये किसी स्टूडेंट ने पूछा भी नहीं कि सेटिंग में कहाँ जाकर उसे डिसेबल्ड करना पड़ेगा, कहाँ जाकर उसे ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आप बता पाएंगे तो बहुत अच्छा, मेरे लिए भी समझ आएगी बात ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअल में सर जैसे हमारे फोन में कॉन्टेक्ट एक ऑप्शन होता है जिसमें अल्फाबेटिकली सारे जो कॉन्टेक्ट सेव होते हैं वो दिखाता है ना। ऐसे ही हमारे फोन की सेटिंग में एक एप्स करके एक ऑप्शन होता है। किसी फोन में होता है मैनेज एप्स और किसी फोन में होता है, जैसे सैमसंग हम लोग ज्यादा यूज करते हैं तो उसमें होता है एप्स मैनेजर। हाँ, ऐप मैनेजर होता है, मैनेज एप्स होता है या एप्स होता है या जनरल मैनेजर। उसमें हाँ, उसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं, एक सिस्टम एप्स और अदर एप्स। ठीक है। अब किसी फोन में सारे ऐप एक साथ दिखाता है, किसी में अलग अलग दिखाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको मतलब समझाने के लिए या आपको बताने के लिए, जैसे मैंने व्हाट्सएप खोला ऐप के अंदर। ऐप के अंदर जब मैं व्हाट्सएप खोलूंगा तो उसमें वो पूरी चीजें दिखाएगा कि ऐप्स ने अभी तक व्हाट्सएप का कितना डेटा यूज किया है, मतलब आपके फोन में वो कितना स्टोर कवर कर रहा है, 4 GB 40 GB, फिर कितना उसमें इंटरनल स्टोरेज यूज कर रहा है, उसमें कैश फाइल का कितना स्टोरेज है, मीडिया स्टोरेज कितना है। और पहली चीज तो आप इन सबको मैनेज कर सकते हैं, आप इन सबको क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, परमिशन का ऑप्शन होता है इसमें। जैसे आपने व्हाट्सएप परमिशन खोला तो वो दिखाता है कि आपने व्हाट्सएप की कौन कौन सी परमिशन को ऑन करके रखा है। जैसे बैकग्राउंड एक्टिविटी अगर आपने ऑन करके रखा होगा तो उसमें आएगा ऑन, लोकेशन ऑन करके रखा होगा तो दिखाएगा ऑन, फिर कैमरा अगर आपने ऑन करके रखा होगा तो दिखाएगा कैमरा। कॉन्टेक्ट इसलिए क्योंकि बाकी सब लोग को ये पता चल जाता है कि आपने क्या स्टेटस शेयर किया है, व्हाट्सएप यूज कौन यूज कर रहा है आपके कॉन्टेक्ट में, तो ये सारी चीजें व्हाट्सएप के अंदर दिखाता है। अच्छा, हमें कोई चीज अगर पसंद नहीं, जैसे मैं लोकेशन हमेशा ऑफ करता हूँ तो मैं लोकेशन को वहां पे जाके ऑफ कर दूंगा। और यहीं पे आपको एक चीज और बता दूं सर कि उस आजकल एक नया ऑप्शन ये आ गया है कि कोई भी ऐप अगर आप 2 महीने से ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो वो आर्काइव में चला जाता है। वो अनइंस्टॉल नहीं होता है लेकिन वो आर्काइव में चला जाता है। आर्काइव मतलब कि वो ऐप आपके फोन में है बट वो वर्किंग में नहीं होगा। वो आपका ना तो कोई डेटा यूज कर पाएगा, ना कोई ऐप इंस्टॉल कर पाएगा, ना आपका कैमरा, लोकेशन, कॉन्टेक्ट किसी प्रकार को वो एक्सेस कर पाएगा। तो ये जो चीज मैंने व्हाट्सएप की बताई, ये हर ऐप में इस तरह की उसमें फीचर्स होते हैं, तो उनको हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं एज फॉर आवर रिक्वायरमेंट। वंडरफुल। सर कुछ अमीन शेख कुछ पूछ रहे थे, अब उनके ज्यादा सवाल आ रहे थे तो बाकी को चांस देने के लिए आपने उनको थोड़ा सा स्टॉप किया था। तो अमीन शेख ने कुछ सवाल पूछे, बहुत अच्छे लगे मुझे। अटैक में और अरेस्ट में क्या डिफरेंस है, अरेस्ट में और एक और कुछ बोला उन्होंने, इसमें क्या डिफरेंस है? डिजिटल अटैक और अरेस्ट। और आपने बहुत अच्छा सॉरी हैरेसमेंट, अरेस्ट और हैरेसमेंट में क्या है? अरेस्ट और हैरेसमेंट में क्या डिफरेंस है? और मुझे अमीन के दिमाग में झांकने का मौका मिला, जैसे टेक्नोलॉजी हमारे दिमाग में झांकना शुरू कर देती है, तो मुझे भी उनके दिमाग में झांकने का मौका ये मिला कि शायद उनके पास और बहुत सारे सवाल हैं। और अगर उनको आपके पास टाइम हो, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या सवाल और पूछ लें तो हम जैसे लोगों को और कुछ सीखने को मिलेगा। बताइए, 1-2 सवाल ले सकते हैं पालमन?
आप जी ले सकते हैं, वैसे 12:30 हो गया है तो हम एक सवाल और लेके फिर वाइंड अप कर सकते हैं। ग्रेट। ओके, अगर किसी के पास कोई और सवाल है अभी तो ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप ईमेल भी कर सकते हैं और अपना इंसिडेंट जैसे अमीन जी ने शेयर किया ऐसे अपने इंसिडेंसेस भी शेयर कर सकते हैं, तो वो सबके लिए हेल्पफुल रहेंगे और उनके बारे में स्पेसिफिकली एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स को यूज़ करके भी बताया जा सकता है। जैसे मनोज सर ने एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया बिहेवियरल के बारे में और उसका एग्जैक्ट एग्जांपल अमीन जी ने अपना इंसिडेंट शेयर किया तो उससे आ गया। उसके पहले आरपी सर ने भी बताया था कि ये सब होता है। तो आई थिंक अभी हम कंक्लूड करते हैं और क्यों ये बहुत ज़्यादा जानकारी वाला विषय है जिसका बहुत ज़्यादा इसमें मतलब जितना घुसते चले जाएं उतना आई थिंक ख़त्म नहीं हो पाएगा। पर आज हमने बहुत कुछ समझा है, 1.5 घंटा इतना पहले हम एब्जॉर्व करते हैं, ऐसा मेरा सजेशन रहेगा। और फिर इसका और डिटेल में अगर हमें जानना है तो उसको और एक बार और हम कोशिश करते हैं इस बारे में और बात करने की, ऑफलाइन या ऑनलाइन जिस भी तरह से इस बारे में और डिटेल बात कर सकते हैं। इफ़ इट इज़ ओके विथ यू आरपी सर। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मैंने सीखा है क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। नहीं बाकी स्टूडेंट्स को तो बहुत कुछ आता है, इसलिए शायद मुझे सबसे ज्यादा फायदा हुआ है सर। आपके होने से हमें भी बहुत फायदा हुआ है सर। और एनीवे तो नेक्स्ट टाइम मनोज जी मुझे जोड़ना कभी नहीं भूलेंगे। बिल्कुल। और मुझे ऐसी आशा है और पायल जी आप अगली बारी और चीजें नई चीजें लेकर आएंगे। यस। और स्टूडेंट्स के भी क्वेश्चंस अब समझ लीजिए वो भी ढूंढना शुरू करेंगे कि उनको कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। यस यस यस, क्योंकि हैकर्स के ऊपर हावी होना है, स्कैमर्स के ऊपर हमें डोमिनेट करना है। मनोज जी बता रहे हैं हावी होना, डोमिनेट करना, मुझे बड़ा अजीब बहुत अच्छा लगा। और जब मनोज जी ने उनको आंसर दिया कि अरेस्ट का क्या मतलब है और हैरेसमेंट का क्या मतलब है, मुझे उनका आंसर क्वेश्चन सुनकर आंसर जो दिया बहुत अच्छा लगा। तो आपने अटैक, अरेस्ट और हैरेसमेंट तीनों को बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया और मैंने सबसे ज्यादा सीखा होगा शायद, क्योंकि मेरे पास मैं जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और बाकी स्टूडेंट्स अपने अपने लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनसे शायद मैंने सबसे ज्यादा सीखा है। That's why you are best motivator. Thank you so much. Thank you. Great. Thank you. ग्रेट, थैंक यू सो मच। हाँ मनोज जी, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं? जी थैंक यू सर। हम बहुत अच्छा मैसेज हम लोगों ने किया सर, आप जुड़े हमारे साथ। एंड आकांक्षा मैम और पायल मैम आपने बैकग्राउंडली एकदम साइलेंटली इस प्रोग्राम को सजाया, तो होल क्रेडिट गोज टू यू एंड थैंक यू वेरी मच। अनिका मैम को तो बिना दिए वैसे ही पता ही चला जाता है, बाकी थैंक यू। यस यस यस। सो इट जस्ट टू प्रेरणा तो वही। जी जी जी, ये पूरा रिकॉर्डेड यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड करेंगे, तो जिसने कि अगर किसी ने मिस भी किया है या किसी को दोबारा भी सुनना है या अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है तो कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उसमें पॉइंटर्स भी डाल दूँ ताकि क्योंकि हमारा काफ़ी डिटेल डिस्कशन हुआ है और बहुत सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं एंड मेरे लिए भी बहुत आई ओपनिंग था। पायल ने एकदम पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई और मनोज जी ने एकदम बिहेवियरल पे जाके कि हमें मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैसे करना है उसके बारे में मनोज जी ने बहुत अच्छा हाईलाइट किया। थैंक यू सो मच। बिल्कुल। और आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सेशन गया है और इसके बारे में हम और जानकारी देते रहेंगे। एवर इवॉल्विंग टॉपिक है ये, वैसे भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जाएगी वैसे ही ऐसे ही इसका डिस्कशन भी इवॉल्व होता जाएगा, तो वी विल कंटिन्यू डूइंग दैट। तो और अगर किसी को कुछ जानकारी है तो किसी का कुछ क्वेश्चन है तो voiceforblind@gmail.com पे बिल्कुल ईमेल कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। और बस इसी के साथ अब मैं यहाँ सेमिनार एक छोटी सी प्रेयर के साथ ख़त्म। जी जी जी। क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी सेवी नहीं हूँ, तो मुझे अगर ये दोबारा सुनना हो YouTube पर तो मैं कहाँ जाकर देखूँ? I'll share with you sir, जब ये लिंक जनरेट हो जाएगा
थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा राजपाल सर, आप हमारी फैमिली का अब तो हिस्सा बन गए हो। आपको हम सारी लिंक शेयर करेंगे और हमारे ग्रुप में भी आपको ऐड कर लेंगे अब तो। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, थैंकफुल। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी Okay. नाइस। आकांक्षा दी, मैं जी। एक लाइन बोलना चाह रही हूँ यहाँ हाँ, पे, पायल फिर जी। आप प्रेयर करिएगा। स्टे अलर्ट, स्टे इन्फॉर्म, स्टे सिक्योर। जुड़े रहे वॉइस फॉर ब्लाइंड के साथ, जानकारी प्राप्त करते रहे वॉइस फॉर ब्लाइंड के साथ, और सुरक्षित रहे साइबर क्राइम के साथ। सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। यस, दैट्स अ परफेक्ट एंडिंग, आई वुड से, समरी। और एक छोटी सी प्रेयर करके फिर वेबिनार को विराम मैम देते एक हैं। बार वो गाना जी। फिर से सुना देते, क्योंकि कई लोग हमारे साथ जुड़े नहीं थे। अच्छा हाँ, ये तो बिल्कुल सही बोला है। ओके ओके। उसमें तो मैंने कहा, जबकि मैं एडवांस में जुड़ा हुआ हूँ, कौन सा करना था? हाँ, मैं शेयर करती हूँ, हाँ, एक सेकेंड मैं करती हूँ पहले हम शेयर। लोग अच्छा लग रहा है मुझे, इतना टाइम हो गया पर किसी को जल्दी नहीं है जाने की। एक मिनट। हाँ, लेकिन भूख भूख जरूर लग रही है दीदी अब तो। हेलो, टॉपिक इज नॉट ओनली आपका बैंक यूजफुल अकाउंट बट ब्लॉक वेरी यदि इंपॉर्टेंट। खुलवाना चाहते हैं तो मोबाइल पे भेजा गया OTP बताएं। ओटीपी? बैंक तो ओटीपी नहीं मांगता, लगता है ये फ्रॉड है। जब भी आपको करे जो कोई परेशान, तो जाओ खबरदार होशियार। सोच समझ और देखो हो क्या रहा है, कहीं बन न जाना इसका तुम शिकार। लग रहा है जो होता नहीं वो, लग रहा है जो होता नहीं वो, बज रहा है खतरे का ऐलान। बड़ी है संभल के रहना और सच्चे, ये तो बड़ी है। न आना बातों में किसी की तुम। सुन रहा है कोई चुपके से तुम्हें जो बोल, तुम जरा वो सोच समझ के। फोन हो या हो कंप्यूटर की कोई भी एप्लीकेशन, डाउनलोड न करना खेल में। फ्रॉड भी हो सकता है, पढ़े लिखो को ठगता है, हाँ फंस न जाना इसके जाल में। बड़ी है संभल के रहना और सचेत, ये तो बड़ी है। न आना बातों में किसी की तुम। बड़ी है संभल के रहना और सचेत, ये तो बड़ी है। न आना बातों में किसी की तुम। Yes, no problem. Okay. Yes, thank you. तो ओके, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू वंस अगेन आरपी सर, पायल जी, मनोज जी, और आप सभी जिसने क्वेश्चंस पूछे, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया. थैंक यू सो मच. हाँ.